बीच में गवर्नमेंट की सर्टिफिकेट होती है तो भी चल जाएगा 18 मंथ का। बीच में आपको बताएगा हमारे पास में एक्सपीरियंस डॉक्टर नहीं है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, हर एक में जो भी जॉब कर रहे हैं डॉक्टर उनको अपनी अपनी पसंदीदा फिलअप पोजीशन मांगी कि आप किस इसमें करना चाहते हैं, एग्जाम दिया, उसके अकॉर्डिंग किसी को पीडियाट्रिक में 18 महीने का कोर्स करवाया, किसी को गायनिक में करवाया, किसी को ऑर्थो में करवाया। तो होता क्या है कि एमबीबीएस डॉक्टर आजकल एक बेसिक हो गया, और जो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो कभी गांव में जाना नहीं चाहता। क्यों नहीं जाना चाहता? क्योंकि स्पेशलिस्ट डॉक्टर के लिए स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल चाहिए, और गांव में तो स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होता नहीं है, तो उसका काम करेगा नहीं। जो भी कोई भी स्पेशलिस्ट होगा, चाहे वो फिजिशियन है, चाहे वो ऑर्थोपेडिक है, चाहे वो कार्डियक का है, चाहे वो पल्मोनरी, बट किसी का भी है, वो गांव में नहीं जाना चाहता। अगर आप गांव में पोस्टिंग करवाते हो तो वो जाएगा ही नहीं, वो छोड़ देगा जॉब, गवर्नमेंट जॉब नहीं करता। इसीलिए बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर गवर्नमेंट जॉब करते ही नहीं है, उनको पता है गांव में जाना पड़ेगा, सैलरी कितनी उसकी है, लाख रुपए, वो प्राइवेट में 4-5 लाख रुपए आराम से कमाता है, तो वो नहीं जाता है। तो गवर्नमेंट क्या बोला कि जो एमबीबीएस है इसको एक छोटा सा सर्टिफिकेट कोर्स करवा दो, और सर्टिफिकेट कोर्स करवाने के बाद आपको गांव में जॉब करना पड़ेगा तो ही हम करवाएं। तो उनको 18 महीने का तो पीरियड में कराया, कोई बड़े पीरियड जैसे हॉस्पिटल की ट्रेनिंग करवा दी, पीरियड का करवा दी, कोई और तो मैं और बड़े हॉस्पिटल की ट्रेनिंग करवा दी, उसको सर्टिफिकेट कोर्स हो गया। कोई भी कोर्स 2 साल से छोटा होता है वो सर्टिफिकेट होता है, 2 या 2 से बड़ा होता है वो डिप्लोमा, और डिग्री तो आपको बताया कितने साल में भाई, ग्रेजुएशन के बाद में जो फोर्थ ग्रेजुएशन करते हैं 3 साल की होगी, ऐसा कोई डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेशन, तो जिसके पास में या तो डिग्री हो वो तो करेगा ही करेगा, स्पेशलिस्ट हो गया, तो डिप्लोमा हो तो भी चलेगा। अब गवर्नमेंट की नई स्कीम है जिसके पास में स्पेशलिस्ट सर्टिफिकेट उसी कोर्स का, तो भी वो एमटीपी करवा, छोटे छोटे से गांव में चल रहा है, चलता है, करवाया गया। ये हो गया किसी बात की कौन करवा सकते हैं डॉक्टर, आप कहाँ मनवर्ती नहीं, या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए, और सारे कॉलेज में गवर्नमेंट पूरे गांव में एक ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, या फिर अगर दूसरे हिसाब से बात की जाए तो जैसे एग्जांपल के लिए अपने जोधपुर में बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल 5 ही है, सबसे बड़े, एक एमडीएम, और जानकर मधुरा दास माधु बोलते हैं, एक महात्मा गांधी हॉस्पिटल एमजीएच, एक जो फीमेल को जनरल हॉस्पिटल बोलते हैं, जो मतलब मेडिकल और चाइल्ड हेल्थ हॉस्पिटल स्पेशल, ये हो गया मेन, चौथा हो गया कमला नेहरू चेस्ट ऑफिस, 4 और 5वां एम्स। तो अब कोई भी पर्सन बीमार होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करता है, कोई भी कर्मचारी, अगर वो उसको जाएगा गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट की स्कीम होती है सीजीएचएस फैसिलिटी, आपको ना आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई नॉन हो या रिलेटिव हो तो आपको पता होगा सीजीएचएस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है। लेकिन कई बार जब हम बीमार होते हैं हमारे पेरेंट्स अगर गवर्नमेंट से टेंशन उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना कुछ नहीं करते, चाहे प्राइवेट प्राइवेट हॉस्पिटल में कार्ड दिखाएंगे, सारा इलाज होगा, कैसे प्राइवेट में जल्द काम होगा, उसको बोलते हैं इम्पेनल्ड हॉस्पिटल, गवर्नमेंट के साथ उसका टाई अप है। तो कहां पर हो सकता है ऐसे काम, या तो प्योर गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए, या इम्पेनल्ड गवर्नमेंट के साथ में जिसका टाई अप हो रखा है, अलग अलग होना, गवर्नमेंट के साथ उसका कुछ ना कुछ टाई अप है, तो क्या बोलते हैं ओनली हॉस्पिटल, या तो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का अप्रूव करते हैं इन हॉस्पिटल में तुम ये काम कर सकते हो। जैसे कोई भी जैसी फैसिलिटी होती है वो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में लागू होती है मैक्सिमम, जैसे आयुष्मान स्कीम चलती है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम होती है, वो जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट स्कीम में भी हो, बहुत सारे लोग प्राइवेट होती है और लोग प्राइवेट जाना प्रीफर करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट की काम होगा प्राइवेट हो जाता है, ऐसा होता है ना, इसीलिए जाते हैं जल्दी हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है, ऐसा ही होता है। शादी बेटा होता है, देखा नाम और पूछो कहाँ जॉब करते हो, एम्स में, कहाँ करते हो, एम्स में, इससे आपका सीना चौड़ा होता है, इससे आपको लगता है कि अपन है सब कुछ। लेकिन दूसरा अगर पॉइंट देखा जाए तो जितना कुछ नहीं, ऑनलाइन वाले बोल रहे हो आज सुनने से पड़ा मेरे से करने पार्टी तो नहीं पाऊंगा। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आज हम क्या पढ़ेंगे, एबॉर्शन। क्या पढ़ेंगे, एबॉर्शन पढ़ेंगे ना। अरे सुनो, एबॉर्शन नहीं तो पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे। हाँ, ऑनलाइन वाले भी जुड़ जाओ रे। ठीक है, अपन कहाँ पर थे पहले, हॉस्पिटल। हाँ तो अगर किसी का सिलेक्शन होता है कि एम्स ज्वाइन करो या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो मेरा पर्सनल ये कहना है टॉस कर लो, क्योंकि दोनों के प्लस पॉइंट है और दोनों के भी ड्रॉबैक है। प्लस पॉइंट ये है एम्स का, आपकी जिस एम्स में जॉब लग गई, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, कोई माइका लाल आपकी ट्रांसफर नहीं कर सकता। ऐसी कोई नौकरी नहीं है जिसमें जहां आपकी जॉब लगे जिंदगी भर आप वहां रहते हो, इवन आपका घर भी नहीं है। आज आपका जो घर है और कल के दिन आप अगर घर में 3 भाई हो, 5 भाई हो, 2 भाई हो, तो जब अलग अलग होंगे तो आपको भी वो घर छोड़ना पड़ सकता है, ठीक है कि नहीं। मतलब आप घर भी आपका फिक्स नहीं है जिंदगी भर, लेकिन एकमात्र चीज फिक्स है वो एम्स, यस और नो। तो सिर्फ एक ही चीज, एम्स में ट्रांसफर नहीं होता आपकी मर्जी के बिना, बस शर्त है कि आप अपने चॉइस से अगर जिस एम्स में जाओगे, आप जब छोड़ोगे तो आप दूसरी जगह जा सकते हो, आपकी मर्जी के बिना ट्रांसफर नहीं हो, ये प्लस पॉइंट है एम्स का। ड्रॉबैक एम्स का ये है सबसे बड़ा कि एम्स इज ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट, ऑटोनोमस, जिसके खुद के सेल्फ, ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, पढ़ा होगा आपने, आप प्रोफेशनल प्रिंसिपल पढ़े होंगे 6, नहीं है तो पढ़ेंगे हम लोग। ऑटोनॉमी का मतलब होता है सेल्फ डिटर्मिनेशन, क्या होता है, जिसकी खुद की पहचान है, दुनिया जाए बाहर में मैं चाहूं वो करूं, उसको बोलते हैं ऑटोनोमस। मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं, जो मेरा कानून है वो मेरा कानून है, मेरे पास वाला क्या कर रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैंने बोल दिया मैं 80% मेल लूंगा तो लूंगा, पास वाला से 100% मेल ले, मुझे कोई मतलब नहीं। सदर सिंह बोल रहा है हम तो कोई रिजर्वेशन नहीं रखेंगे, मतलब को तुम्हारी इच्छा, मेरे को नहीं चाहिए मेल, मैं चाहूं तो 100 जीरो करूंगा। हाँ बोला है उसने, एम्स ने कोर्ट में ये बात भी बोली थी कि हम तो करवाते ही नहीं मेल को भी ऐसे 0%। हाँ ये बात बोली है कि पेशेंट कंफर्ट के लिए फीमेल अच्छी केयर करती है, ये सच एम्स ने सुप्रीम कोर्ट में बोला है। हाँ ये रियल स्टेटमेंट है कि आपने क्यों किया, वकील होते हैं, वकील गए कि सर आपने 80-20 क्यों किया, ये तो आप इनइक्वालिटी कर रहे हो, तो एम्स ने कहा पेशेंट कंफर्ट। अब बताओ फीमेल से पेशेंट कंफर्ट कैसे, तो उसने रीजन बताया, उसने रीजन बताया कि लड़कियां बहुत अच्छा काम करती है, नर्स का मतलब भी फीमेल है। उसने कहा फ्लोरेंस नाइटिंगेल तो चाहती थी कि लड़कियां रहे, और फिर बात नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो ऐसा ही होगा, हम तो चाहे तो 100 जीरो कर सकते हैं, हमारा विशेष अधिकार है, क्यों, क्योंकि हम तो एक भी लड़के को बीएससी नर्सिंग नहीं करवाते, 20% ले तो रहे।
हाँ, एम्स में बीएससी नर्सिंग में सिर्फ लड़कियां होती है, लड़के नहीं होते, बाहर ही होते हैं लड़के। एम्स के बीएससी में लड़के नहीं होते, सब लड़कियां होती है नहीं होती? हाँ, तो एम्स तो इसको बोलते हैं ऑटोनोमस। तो एम्स का एक रूल है और कि आप दिल्ली के हो और आपका सिलेक्शन हो गया जोधपुर एम्स में और आपकी फैमिली रहती है दिल्ली एम्स में, आपकी फैमिली में कोई भी बीमार होता है कल के दिन, या तो आपको आना पड़ेगा जोधपुर इलाज करवाने के लिए एम्स में, और वहां कहीं करवाओगे तो आपको कोई भी गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। या तो रहो साथ में, या फिर कहीं आप दूर रहते हो, आप दूसरा यहाँ पे जोधपुर का दिल्ली रहता है, तो उसके घर वालों को या तो दिल्ली जाना पड़ेगा, बुखार आए तो कहाँ जाना पड़ेगा, या फिर यहाँ प्राइवेट पैसे देकर इलाज को। कुछ कुछ केस में रियम्बर्समेंट मिल जाता है बार, लेकिन वो बहुत कम पैसे मिलते हैं, जितना खर्चा होता है सारा नहीं मिलता, कहने को होता है वो सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है, हाँ बाहर आपने करवा दिया मिल जाएगा, तो पूरी चीजें नहीं मिलती। एम्स बोल देगा हम तो अपेंडिक्स 5,000 का मानते हैं, तुमने 30,000 दिए प्राइवेट वाले दिए, मैं क्या करूँ? तो कुल मिला के उतना नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये बेनिफिट है, आप कहीं काम करो, चाहे अंडमान निकोबार करो, कौन सा निकोबार, चाहे पुडुचेरी करो, पांडु नहीं है पुडुचेरी है, पांडुचेरी नहीं है, नाम हट गया, गुड़गांव नहीं गुरुग्राम है, वैसे ही नाम हट गया। औरंगाबाद का नाम क्या हो गया, संभाजी नगर, याद ही नहीं है। इलाहाबाद का नाम क्या हो गया, तो पांडिचेरी का नाम पुडुचेरी हो चुका है। ये क्वेश्चन आया था इसलिए पुडुचेरी बोला मैंने। तो आप चाहे पुडुचेरी हो, चाहे दमन दीव हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे तुम कहीं कांगड़ा हो, चाहे किधर ही हो, अगर आपके परिवार वाले कहीं रहते हैं, तुम कन्याकुमारी वो कश्मीर, वो किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएंगे जहां उसका गवर्नमेंट की कुछ स्कीम चलती है, उनका सारा खर्चा गवर्नमेंट देगी। सेफ हो, CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, चाहे तुम सफदरजंग में हो, चाहे तुम ESIC में हो, चाहे तुम DSSP में हो, चाहे तुम रेलवे में हो, किसी में भी हो, एम्स का ये ड्रॉबैक है। तो दोनों बराबर है। पॉजिटिव क्या है कि आपका ट्रांसफर नहीं हो सकता, आप मर्ज मर्जी रहोगे, और सबसे अच्छी बात यह स्टेबिलिटी आ जाती है लाइफ में, मैं मकान बनाऊंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा। और दूसरे में आप जो ही सेटल हुए, आपकी ट्रांसफर करके भुवनेश्वर टेक दिया आपको, ये ड्रॉबैक भी तो है भाई। कल के दिन होता है यहाँ पर, ऐसे ही होता है। तो दोनों के अपने अपने चॉइस है, अपने हिसाब से देख लेना चाहिए मुझे कौन सा ज्वाइन करना है। इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, जैसा आपको अच्छा लगे कि ESI करूं या एम्स करूं, सोच लो, क्योंकि ESI में ट्रांसफर होगी होगी कब ये किसी को नहीं पता, क्योंकि पिछले 10-15 दिनों से इतने सारे मैसेज है कि यही पूछा हर कोई, सर ESIC करूं या एम्स, ESIC करो या एम्स। तो मैंने कहा ठीक है बता ही देते हैं, सीधे फंडा यही है, जो भी सुन रहा है नहीं सुन रहा है, उसके फ्रेंड सुन रहे हैं, सीधा ही फंडा है। आपको अच्छा लगेगा कि ESI में कभी ना कभी ट्रांसफर होगी, अभी आपको मनचाही पोस्ट मिल जाएगी, मनचाही जगह मिल जाएगी, आप चाहिए मुंबई लो मुंबई, आपका सिलेक्शन जहां हुआ वो स्टेट मिल जाएगा। आज से 5-7-10 साल बाद मकान वकान बनवा के, घर बनवा के, शादी वादी करके, बच्चे बच्चे स्कूल जाने शुरू किए, और आपकी, आप बोले मैं नहीं जाऊंगा, जाना पड़ेगा, कितना भी जोर लगा लो आपको जाना पड़ेगा, मना नहीं कर सकते आप, गवर्नमेंट का रूल है, ट्रांसफर करेंगे, क्या कर लोगे, कर सकते हैं। एम्स में ऐसा रूल देखो, दोनों के प्लस प्लस। और ये सही, नर्सिंग की अगर कोई सबसे ड्रीम जॉब है वो क्या है, ESIC, ऐसा मानते हैं सब। क्यों मानते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी की डेफिनेशन क्या है, फुल मौज, और अगर फुल मौज किसी में है, ESIC एंड रेलवे, ESIC एंड फुल मौज है, मतलब आप पूरे दिन ऐसे बैठे बैठे थक जाओगे कि कब मैं घर जाऊं, कई बार आप जाके सो जाओगे, आपका ड्यूटी हो जाएगा। दिल्ली और हरियाणा को छोड़ के ESIC, दिल्ली हरियाणा में सेम एम्स जितना काम है, बाकी जगह मौज है। और रेलवे में तुम चाहे दिल्ली में जॉब करो, चाहे जोधपुर करो, चाहे पुडुचेरी करो, एक IM इंजेक्शन और पट्टी बांधने के अलावा कोई काम, और तुम इतना मौज करोगे, रेलवे में तो हो गए, इतना मौज करोगे, तुम्हें ये लगेगा तुम्हारा पेट 1 साल में ऐसे हो जाएगा। मेल का, मैंने मेल का बोला है, मेल का, क्यों, क्योंकि तुम सब खाओगे बैठे बैठे, भाई कहते हैं नौकरी लगने के बाद पेट बढ़ गया, मेल की बात कर रहा हूँ, बाकी तो नेचुरल प्रोसेस है मेल का। 1 साल में तुम डोल जैसे हो जाओगे, ओबेसिटी हो जाएगी सच में फुल, क्यों, कुछ काम ही नहीं है, दौड़ भाग ही नहीं है, 8 बजे ड्यूटी 8 साढ़े 8 जा रहे हो, वही क्वार्टर में रहना है, अंगूठा करके रूम जाके सो सकते हो। तो देख लेना, ठीक है, ऐसा भी होता है, रियलिटी में होता है। एम्स में 7:30 ड्यूटी है, 7:41 हो गई तो तुम ऐसी नजरों से देखेंगे जैसे आपने किसी का कुछ ऐसा चुरा लिया, और अगर 7:45 होगी तो आपको बैग पीछे डाला हुआ अंदर जा रहे हो, चेंजिंग रूम में से दौड़ के जाना पड़ेगा, सॉरी आ रहा हूँ, और इंचार्ज तो ऐसे देखेगा, कह तो कुछ नहीं सकते, साथ के ही होते तो क्या ही, बस ऐसे मन में सोचता है। अब फिर वो सबको साथ में बोलते हैं, देखो 7:30 आना, इन्वेंट्री करना जरूरी है, इन्वेंट्री के बाद ही और लेना, लेकिन जो लोग 8 बजे आते हैं, तो इन्वेंट्री कब करें, है ना, इन्वेंट्री कब कर, ऐसे देखो सबके प्लस माइनस है। तो मैं तो सही से ऐसे बोलते टाइम से आना है, फिर इन्वेंट्री करना है, उसके बाद ही और लेना है। लेकिन ये उसके लिए है ना जो टाइम से आते हैं, पंक्चुअल लोग हैं, जो टाइम से आते हैं पंक्चुअल लोग हैं, उनके लिए है ये, जो ऑलरेडी पहले से लेट है। अब उसके लिए क्या करें, अगर वो इन्वेंट्री करेगा तो दूसरा वाला इतनी गालियां देगा, इतनी गालियां देगा, है, तो इसलिए टाइम से जाना है। चलो अपन क्या पढ़ रहे हैं, कौन कर रही है, लिख लो आप कौन। कंसेंट सिर्फ जिसके यूट्रस में फीटस है उसे लिया जाता है, इसके अंदर जो फीटस है उसके पापा से भी कंसर्न, वो अगर चपाचप करे, चू चपट करे, गेट आउट। हाँ, ये ऐसा एक केस हुआ था, एक केस हुआ था कि हस्बैंड ने मना कर दिया कि नहीं करवाऊंगा अबॉर्शन का, कोर्ट ने बोला तू मत करवा जा, कोर्ट ने बोला मत करवा, तू अपने घर बैठ जा, कोई बात नहीं, ऐसे, हाँ ये रियलिटी। और अगर बाई चांस फीमेल 18 साल से छोटी है, या साइकेट्रिक है, तो चाहे वो 18 से बड़ी क्यों नहीं, साइकेट्रिक का कितनी भी एज की डजंट मैटर, फिर उसका कंसर्न कौन देगा, लीगल गार्जियन। समझ के बात, यही बात। एमटीपी में कंसर्न कौन दे सकती है, ओनली फीमेल। कंगारू मदर केयर के अंदर केएमसी कौन दे सकता है, पापा भी, बच्चे के पापा भी।
भाई तुम बातें मत करो, पहले ये लिख लो फटाफट। ये लिख लिया था, इसका मतलब आप मुझे सुन नहीं रहे थे, तो लिखा कैसे? हॉस्पिटल में कंसल्ट लेना किसकी जिम्मेदारी होती है? जो चीरा फाड़ा करता है उसकी। भाई कंसल्ट किसके लिए लिया जाता है? चीज पार्ट के लिए ना, ऑपरेशन के लिए, कोई इन्वेस्टिव प्रोसीजर के लिए। डॉक्टर नर्सिंग ऑफिसर इज विटनेस, वो विटनेस में साइन करता है, हाँ मेरे सामने ये समझा रहा था, हिंदी में जो समझ में आया उस लैंग्वेज में समझाना है। सेंट्रल लाइन का कंसल्ट लेते तो क्या लिखता है पता है? बड़ी नस में सुई लगा रहे हैं, इसके लिए प्लीज आप सहमति पत्र दीजिए। बड़ी नस, सच में ऐसे लिखते हैं, और एक्चुअली नस का मतलब वेन होता ही नहीं है, लेकिन ऐसे समझा रहे हैं बड़ी नस, ताकि कंसल्ट का मतलब है समझ में आना। सीधा पेरिटोनियल डायलिसिस का भी लेते हैं। अब हर एक इन्वेस्टिव प्रोसीजर, इंट्यूबेशन का भी कंसल्ट होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का भी कंसल्ट होता है, बिना कंसल्ट के कुछ नहीं होता है सब। ब्लड प्रेशर का कंसल्ट होता है, आर्टीरियल बीपी का होता है, क्योंकि आर्टीरियल बीपी कहां डालोगे? अंदर डालोगे ना, आर्टीरियल लाइन डालोगे तो बीपी आएगी ना, तो ये इन्वेस्टिव प्रोसीजर हुआ ना। एनआईबीपी का कंसल्ट नहीं होता, आईएबीपी का कंसल्ट होता है, समझ में आ गई? इंट्रा आर्टीरियल ब्लड प्रेशर का कंसल्ट होता है, नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर जो पट्टा बांध के लेते हैं उसका कोई कंसल्ट। हॉस्पिटल में एक पेशेंट एडमिट हुआ मॉर्निंग शिफ्ट में, आज क्या तारीख है? माना कि 8 तारीख को 1 बजे, 8 बजे मतलब 8 तारीख को 1 बजे एडमिट हुआ, कल इवनिंग में भी डिस्टर्ब आ गया, नाइट में भी आ गया, ऐसे करके चलो उसको 10 दिन हो गए एडमिशन हुए। तो हॉस्पिटल में डिस्चार्ज प्लानिंग कौन से नर्सिंग ऑफिसर के द्वारा की गई? पेशेंट 8 को एडमिट हुआ और 20 तारीख को डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज प्लानिंग कब स्टार्ट होती है? जिस टाइम पेशेंट एडमिट होता है उसी टाइम डिस्चार्ज प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। ऑन एडमिशन, तो क्वेश्चन ये आएगा, अब वो नहीं आएगा ऑन एडमिशन, कौन सी नर्स के द्वारा? एडमिशन नर्स के द्वारा। तो मॉर्निंग स्टाफ की जो नर्स थी उसी के द्वारा ये डिस्चार्ज प्लानिंग शुरू हो जाती है। तो डिस्चार्ज प्लानिंग किसके द्वारा स्टार्ट की जाती है? एडमिशन नर्स, जिसने एडमिशन किया उसी के द्वारा स्टार्ट हो जाती है। कैसी बातें कर रहे हो? वो ड्यूटी कर रही है, कैसे छुट्टी पे गई है? तभी तो उसने पेशेंट को रिसीव किया है। अरे वो ड्यूटी पे है तभी किसी ने तो किया है ना रिसीव। कैसी बात कर रहे हो? मैं अगर 8 से 2 बजे तक ड्यूटी पे हूं, मेरे टाइम में कोई पेशेंट आता है, हाँ उसी कोई जो एडमिशन नर्स होती है उसी का नाम ही डिस्चार्ज नर्स है, बस वही असेसमेंट में स्टार्ट हो जाता है। डिस्चार्ज प्लानिंग कुछ होती नहीं है, बस डॉक्यूमेंटेड चीज है कि जिस समय पेशेंट को जो नर्स एडमिशन करेगी वही डिस्चार्ज नर्स कहलाई जाएगी। मतलब वहां से डिस्चार्ज प्लानिंग शुरू हो गई है। डिस्चार्ज करेगी कोई और, डिस्चार्ज प्लानिंग करने वाली नर्स कौन है? वही। अरे एडमिशन कोई डिस्चार्ज प्लानिंग बोलते, कुल मिला के बात यह है। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? स्टार्ट। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? स्टार्ट। तो डिस्चार्ज प्लानिंग कौन करेगी? जिस समय जो ड्यूटी पे है एडमिशन के टाइम। अब डिस्चार्ज कौन करेगी? वो कौन भी, कोई भी कर सकता है ना, क्या लेना देना उसे? घर भेजना है, कोई भेज दो, क्या करना? अब सुनो, अब यहाँ थोड़ा किंतु परंतु है, फिर टॉपिक खत्म हो जाता है हमारा क्वेश्चन। एमटीपी एक्ट पूरा फिनिश। एमटीपी एक्ट किसमें? 3-4 चीजों में, सीएचएन में भी आता है, हर जगह आता है ना। तो मैं सीएचएन में नहीं पढ़ाऊंगा इसलिए यही पढ़ा देता हूँ पूरा का पूरा। ओके डन, देखो इधर आओ। अब हम बात कर रहे हैं एमटीपी एक्ट, पहली बार कब बना? 1971। ये रिवाइज हो गया, रिवाइज होते रहते हैं, कानून ऐसे हैं पहले बनते हैं फिर रिवाइज होते रहते हैं। संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी 1950। रॉन्ग आंसर, 26 नवंबर 1949, 26 ऑफ द नवंबर, इस दिन संविधान बनकर रेडी हो गया था, इसीलिए इसी को संविधान दिवस बोलते हैं। ये लागू हुआ 26 जनवरी को, वो इंप्लीमेंट हुआ, आज से हम इसको अप्लाई करते हैं पूरा का पूरा। समझ में आ रही? तो बन के तैयार कब हो गया उसी को संविधान दिवस बोलते हैं। तो एमटीपी कोई भी कानून है बनता है तो बनना शुरू हो गया 71 में, बन के तैयार हो गया 72 में, लेकिन टाइम से चेंज होते हैं, इसको बोलते हैं अमेंडमेंट। क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट को हिंदी में बोलते हैं संशोधन। टाइम से टाइम में चेंजेस आते रहते हैं। पहले ऐसा बोलते थे कि हम दो हमारे दो, पहले उससे पहले थे हम दो हमारे 12, हाँ फिर ऐसे था, दो बच्चे मीठी खीर उससे ज्यादा बवासीर, बच्चे दो ही अच्छे, बच्चे हम दो हमारे दो से ज्यादा हो तो बाहर फेंक, सॉरी ऐसे ऐसे नहीं होता। मतलब कहने का मतलब ये है कि सीधा फंडा है कि टाइम से टाइम रूल रेगुलेशन चेंज होते जाते हैं। अभी एक कंट्री है, शायद जापान है, मुझे याद आ रहा है, उसने बोला प्लीज बच्चे पैदा करो, जापान है शायद, उसने बोला प्लीज बच्चे पैदा करो, क्योंकि उन्होंने क्या टेक्निक अपनाई? हम दो हमारे एक, बोला तो ऐसा था हम दो हमारे दो, या बोला हम एक हमारे एक, भाई पहले अलग है ये अलग है, मिलके क्या हो गए? एक हो गए, तो बोले हम दोनों एक ही है, तो हमारे भी कितना होना चाहिए? एक, हम एक हमारे एक। इस चक्कर में जापान की हालत ये हो गई कि नए बच्चे पैदा नहीं हो रहे, एक कपल के एक ही हो रहा, वो भी 5 साल में। तो ऐसा करते करते जापान में जवान लड़की नहीं है, तो जवान लड़की नहीं है, तो पैदा नहीं हो रहा, कहां से होंगे? तो फिर बोला भाई जवान, जापान बूढ़ा देश हो रहा है, यंग लोग ही नहीं है, इसीलिए बच्चे पैदा होंगे तो यंग होंगे ना, जब पैदा नहीं होंगे तो यंग कहां से होंगे? तो वैसे ही रूल चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो पहले 1971 में रूल आया ये, इसमें बोला कि अबॉर्शन कितने वीक तक करवा सकते हैं, फिर बाद में लगा नहीं 20 नहीं, थोड़ा और कुछ चेंज करो, 2021 में रूल चेंज हुआ कि 24 वीक तक करवा सकते हैं। अब लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एमटीपी कितने वीक तक करवा सकते हैं, अब यही आंसर याद है, भूल जाना। अब लेटेस्ट कोई भी क्वेश्चन आए, एमटीपी का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, चाहे सर्जिकल हो कैसा भी मेथड हो, एमटीपी कितने वीक तक करवा सकते हैं? 24 वीक तक अबॉर्ट करवा सकते हैं। टीम एक्सपर्ट होनी चाहिए, जो आपको बताई टीम वो होनी चाहिए जिसको 25 एमटीपी का एक्सपीरियंस जो भी है, तो 24 वीक तक करवा सकते हैं, ये बात ठीक हो गई। अब रूल क्या था पहले वाला, पहले अपन अपनी लैंग्वेज में समझाते हैं। पहले जो रूल था 1971 वाला रूल ये था कि कितने वीक तक करवा सकते थे? 20 वीक तक। 20 वीक को दो में बांट दिया था, एक तो 12 वीक तक, कितने वीक तक?
और एक था 12 से 20 वीक तक। अगर कोई फीमेल 12 वीक से कम है प्रेग्नेंट तो उसको एक डॉक्टर एक्सपीरियंस वही 25 एमटीपी का एक्सपीरियंस, 6 महीने की ट्रेनिंग, सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। लेकिन एक डॉक्टर भी कर सकता है, 2 डॉक्टर की टीम नहीं चाहिए 12 वीक तक, एक डॉक्टर। और अगर 12 वीक से ज्यादा है तो ऐसे सेम डिग्री वाले कितने डॉक्टर, 2 डॉक्टर की टीम। एक्सपीरियंस कौन सा, वही जो आपको पहले बताया। तो इसमें 12 वीक तक है तो एक डॉक्टर। एक्सपीरियंस कौन कौन सा पता ही होगा, 25 एमटीपी का एक्सपीरियंस, 6 मंथ की ट्रेनिंग और डिग्री, डिप्लोमा, डिग्री नहीं है क्रेडिट हो गया, डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जो भी है ना। एक डॉक्टर। 12 से 20 तक कितने डॉक्टर, 2 डॉक्टर की टीम होगी, दोनों यस करेंगे। जैसे इंटरव्यू में पैनल बैठता है ठीक वैसे ही 2 डॉक्टर दोनों बोलेंगे हाँ कर सकते हैं, दोनों का यस होगा तो ही किया जाएगा 12 से 20। ये कौन सा रूल है, 71 वाला रूल चेंज हुआ 2021 में। इसमें क्या कितने वीक करती है मैक्सिमम, कितने वीक करती है, 24 वीक करती है। इसमें 0 से 20 वीक तक तो रूल लगेगा कौन सा, वो 12 वाला, एक डॉक्टर वाला, कि 20 वीक तक एक डॉक्टर, एक्सपीरियंस वही सेम। और 20 से 24 वीक है फिर अकेला नहीं, दोनों का यस चाहिए। जगह वही, डिग्री वही, एक्सपीरियंस वही। समझ आ गया क्या, यस और नो। ये बात लिख लो फिर वो लिखते हैं, ये थोड़ा लिखा हुआ होगा ना तो फिर वो चीजें इजी समझ आएगी। मेन कीवर्ड यही है, बाकी सब मोह माया है। क्या मैं इधर हूँ? हाँ, ऐसी एलर्जी हुई है। आगे बढ़े तो फिर जल्दी क्यों फिर नहीं बढ़े तो क्या मैं खड़ा रहूं यहाँ, हाँ बैठ जाइए। हम्म, क्या हुआ, क्या हुआ, हाँ इजी तो लिखा है डीडीसी का मतलब डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, डीडीसी डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट। पहले चीजें पढ़ा दी फिर भी आपको शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ। क्लास पूरी होने के बाद 1 घंटा तो तुम रिवीजन करने की जगह मुझे गालियां देते हो, बेवकूफ शॉर्ट बहुत लिखता है, एक चीज लिखते नहीं तब तक दूसरी बोल देता है, लिखने में इतना टाइम मिलता नहीं है, अपने आपको पता नहीं क्या ही समझता है। ऐसा नहीं है बेवकूफ हो, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, मान जाओ तुम ऐसा मत बोलो, ठीक रहेगा। अरे तुम मन में भी बोलते हो तो पता चल जाता है, मेरा वायरलेस कनेक्शन है सबसे, मेरा कनेक्शन सही है, सबसे पता चल जाए मुझे सबका कौन कौन बोल रहा है। कोई नहीं बोल, अंदर सोचता है ना मेरे पास न्यूज है कुछ कोई बोल रहा है, बस पार्किंग हो जाता है तुरंत। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़े। बोल लो है क्या है, भगवान से लोग कुछ नहीं, 100% गॉड, मैं तो आप जैसा हूँ। चलो आगे बढ़े, डन, फिनिश, इट इज नॉट फिनिश, इट इज फिनिश। अब सुन लो, एमटीपी का अमेंडमेंट मतलब संशोधन हुआ 2021 में, 25 मार्च, डे याद नहीं रहे तो चलेगा। इंक्रीज द अपर गेस्टेशनल एज लिमिट कितने से कितनी कर दी, ठीक है, ठीक है, लास्ट वाला याद नहीं करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 20 वीक तक है तो 1 प्रोवाइडर नीडेड अप टू 20 वीक, और अगर 20 से 24 वीक तक है तो कितने डॉक्टर, 2, ठीक है, ओके। मेरे हिसाब से ऊपर वाली 2 लाइन लिखने के अलावा कुछ खास बात है नहीं, बाकी आपकी मर्जी, जितना लिखना चाहो लिखो, मैं समझा तो पहले ही दिया, बाकी सब ऐसी है। समझ में तो आ गया ना, जितना लिखना चाहो लिख लो, जो लिखना चाहो आपकी मर्जी। अमेंडमेंट कब हुआ, 25 मार्च 2021 को। 21 वाले में क्या हुआ, तो 71 में 20 था, उसको बढ़ा के कितना कर दिया, 24, ठीक है। 20 वीक तक कितने डॉक्टर, एक। 20 से 24 वीक तक कितने डॉक्टर, 2। ओपिनियन कितना, ओपिनियन का मतलब टीम, उनसे सजेशन लिया जाएगा करे या नहीं करे, बेनिफिट डाउट दोनों चेक करते हैं, मेरिट और डिमेरिट दोनों। 24 वीक से ज्यादा भी अगर बाई चांस एबॉर्शन कंफर्म हो जाए, कोई 25 वीक का है तो आप बोलोगे सर आपने 24 बोला था, तो एक मेडिकल बोर्ड की टीम बनती है, कोर्ट बनाता है, ऑर्डर देता है। अगर कोई कोर्ट में एप्लीकेशन डाल दे कि मेरे अंदर फीटस है, उसको डाउन सिंड्रोम डायग्नोस हो गया या ये प्रॉब्लम है, अब बच्चा अगर दुनिया में आएगा दिक्कत होगी, इसको सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो फिर कोर्ट ऑर्डर देता है, मेडिकल बोर्ड की टीम बनती है, फिर वो डिसाइड करती है, चाहे वो 25 का है तो भी वो परमिशन दे सकता है, 26 में दे सकता है, फिर अपर लिमिट में कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन मेडिकल बोर्ड की टीम होगी अंडर जुडिशरी। समझ आई, 24 वीक तक तो ये दो डॉक्टर ही डिसाइड कर सकते हैं, किसी की नीड नहीं है, कोई कोर्ट की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं, ये खुद डिसाइड कर सकता है, डायग्नोस हो गया, ठीक है, ओके डन। 24 से ऊपर मेडिकल बोर्ड चाहे कितना ही है, कोर्ट ऑर्डर देगा, उसके अकॉर्डिंग रूल रेगुलेशन को फॉलो करें। नहीं नहीं, ऐसे में इमीडिएट आते हैं इस मामले, ऐसे मामलों में जो लेट ऐसे मामलों में आता है, जो ऐसे चले आ रहे हैं, ऐसे में तो तुरंत होता है ऑन स्पॉट। मेडिकल बोर्ड बनता है, मेडिकल बोर्ड तुरंत एप्लीकेशन पिटीशन फाइल होती है, स्पेशल पिटीशन बोलते हैं उसको, और स्पेशल पिटीशन में तुरंत है, नहीं ऐसा नहीं होता, कोई एक आधा कहीं हुआ होगा ऐसा मामला, बाकी ऐसा होता नहीं नॉर्मल। कोई बाई चांस ऐसा हो गया होगा, इतना वैफी नहीं होगी कहीं अच्छे से, बाकी अब मेडिकल बोर्ड वाला अभी भी रूल है, मेडिकल बोर्ड वाला रूल अभी भी है। अब कानून के ड्रॉबैक तो होते हैं भाई, कानून के ड्रॉबैक तो होते हैं, सीधी बात यही है, रोड पे जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, इसके प्लस पॉइंट भी है, इसके ड्रॉबैक भी है।
प्लस पॉइंट ये है कि जिस समय ग्रीन सिग्नल होगा वही जा सकता है, दूसरे वाले के लिए वो बुरा है, अभी रेड क्यों है मेरे। लेकिन अब बीच में शाम के टाइम आप देख लो 8 बजे के बाद में एक सिग्नल चलता है, उसको बोलते हैं येलो लाइट। कौन सी लाइट चलती है? येलो लाइट का बेनिफिट क्या है? जा सकते हो, आप भी जा सकते हो, उधर वाला भी आ सकता है। येलो लाइट का मतलब कोई भी जा सकता है। तो येलो लाइट में क्या हो सकता है? कुछ भी हो, मतलब कुछ भी हो सकता है कि नहीं? येलो लाइट में ही एक्सीडेंट होता है, रेड और ग्रीन में कभी नहीं होता। कोई भी एक्सीडेंट रेड और ग्रीन में नहीं होता, क्योंकि रेड में कोई जाएगा नहीं, ग्रीन में कोई इधर वाला ग्रीन उधर वाला रेड आएगा नहीं, तो भिड़ेंगे नहीं कभी। एक्सीडेंट होता है या तो सुबह 8 बजे से पहले या शाम को 8 बजे के बाद, क्योंकि सुबह ट्रैफिक सिग्नल अलाउ नहीं होता, येलो चलता है, इधर वाला बोलता है अपना ओके, उधर वाला बोलता है अपना ओके, इधर वाला बोलता है अपना ओके, और कोई ना कोई भिड़ जाता है। हाँ तो क्या है, फुटपाथ का मतलब क्या है? वो अपना ही राज है। कहाँ सब यहाँ रॉन्ग साइड पे चलते हैं। फुल प्रेस, या कोई रूल, क्या रूल और क्या रेगुलेशन, हमको बनाया वही कानून है सच में। रहने दो ठीक है, जैसे भी। अब मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता, इस छोड़ो। मैं क्या चलाता हूँ, मैं तो पहली बार जब गाड़ी सीखी ना, कि मेरे पास गाड़ी लेने से पहले उसी टाइम सीखी मैंने गाड़ी हो, जैसे वो फॉर्म भर दिया, गाड़ी आने में 1 महीना लगता है। तो फिर यहाँ स्टूडेंट थे, उनके पास एक कार थी, तो वो 3-4 लड़कों का ग्रुप साथ में रहता था। मेरे को बोला सर आप हमें थोड़ा सा कुछ पढ़ा तो हम आपको कार सिखा दें। यस, यहाँ बैठा करते बेचारे सीधे सीधे बच्चे थे, इधर के थे राजस्थान के, तो उनके पास कार थी। शाम को क्लास पूरी हुई, ये पीछे वाली रोड देखो ग्राउंड वाली है, एक जन के पास कार थी, 3 के पास बाइक थी। 2 जन इधर आगे चलेंगे, इधर 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 उनको साइड में करेंगे, एक जन मेरे पास बैठेगा और मैं गाड़ी चलाऊंगा। शाम को 7:30 से 8:30 1 घंटा। कोई शब्द नहीं बोल रहे, ऐसा कौन आ रहा है? 2 बाइक वाले बोले साइड में रहो। ऐसा सीन हुआ, किसी ने वीडियो बना दिया, किसी ने वीडियो बना के 2 जन ऐसे कर रहे हैं और अंदर कोई गाड़ी सीखता हुआ आ रहा है, साइड में बैठा सर धीरे धीरे ऐसे करो। का एक क्या हुआ, मैं इधर जा रहा था, इधर से कोई आ रहा था, ऑटो वाला, ऑटो वाला कोई आ रहा था, मैंने उसने उसको ऐसे कर दिया, ऑटो वाला सुनता नहीं किसी की, वो आ गया बीच में, मैं भी आ गया। ऑटो वाले ने इंग्लिश में ABCD पता नहीं क्या बोला, हाँ कुछ भी गालियां दी होगी, मेरे को 5 पंजे, मेरे को सुनाई थोड़ी दिए। वो दोनों लड़के उससे लड़ दिए, उसको बोला तुम क्यों लड़ रहे हो, गाड़ी वाला तो चला गया कार वाला। उसने कहा कार में बैठा कोई और होगा, कार हमारी है। मैं 15 दिन चलाई ऐसे गाड़ी, शाम को 1-1 घंटा, फिर ठीक है। फिर नई गाड़ी आ गई, नई गाड़ी पुरानी गाड़ी में थोड़ा धीरे धीरे होता है, नई गाड़ी तो झप झप ऐसे करती भाई। अच्छा मैं गाड़ी ली, लेते यहाँ यार, एक दिन मैं जा रहा था ड्यूटी, मैं सोच रहा बाइक का क्या रूल है, अपन जहाँ बैठो अंदर कोई आ गया आप ऐसे कर लोगे, आप क्या कर लोगे, आप ऐसे कर लोगे, सुन लो भाई, आप साइड से चल रहे हो, कोई साइड में बाई चांस कोई जा रहा है या कोई जा रही है, उसका बैग फंस रहा है, तो आप क्या करोगे? आप निकल जाओ जैसे भी ऐसे ऐसे करके। कार में आप किस कॉर्नर पे बैठो, कार कहाँ है, इसके 4 फुट उधर है। एक बार क्या हुआ, मैं उधर जा रहा था, नई कार लेके ऐसे, उधर कोई टैक्सी वाला आ गया, मैंने कहा मैं अंदर बैठ ऐसे करूँ, मैं अंदर बैठ ऐसे करूँ, तो भी कॉर्नर भिड़ गया जोर से, कांच वाच वाच सब तोड़ दिए, टैक्सी वाला दिखता नहीं, मैंने कहा मैं क्या करूँ, मैं तो ऐसे हो गया। उसने कहा आपको क्या कार तो अपनी जगह पे रहेगी ना। फिर धीरे धीरे मुझे आइडिया हुआ कि कितनी जगह एक्स्ट्रा चाहिए, फिर भी कांच पे लगी, कई बार साइड में गाय ज्यादा खड़ी रहती है ना, गाय के टच होकर निकलता था, कांच मुड़ जाता था ऐसे, 1-2 बार टैक्सी वाले के, 1-2 बार कुत्ते के। फिर उसके बाद मामला सेट हुआ, मतलब आगे वाला 2-3 बार बम्पर नया डलवाया, उसके बाद अब पता चल गया, अब एकदम सेट निकल जाती गाड़ी। अब मैं समझ गया कितना गैप देना है। पहले क्या होता था, आगे रोक नहीं होती थी ना, मैं घंटे के बाद रोकता था, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं अभी थोड़ी चिपका हूँ, लेकिन गाड़ी हमसे बहुत आगे है ना, हमें थोड़ी पता गाड़ी आगे है, तो जो आवाज आती मैं रोक देता। फिर किसी ने मुझे बताया कि जो पीछे वाली गाड़ी की जो नेम प्लेट दिखनी बंद हो जाती है, तो समझ जाओ कि अब 1 फीट का गैप है। मैंने कहा हाँ ये ठीक है, आगे का कैमरा होता है, तो ये भी ऐसे ही है। आगे का कैमरा होता है, आगे कैमरा का होता है। फिर किसी ने मुझे गाड़ी के पीछे एल लिखा दो, हाँ ऐसे कॉर्नर पे एल लिखा दो। मैंने कहा ऐसे तो कोई बेवकूफ समझेगा मुझे कि इसको कुछ नहीं आता, कोई बाई चांस खुद की गलती से मेरे अंदर गिर गया तो ब्लेम किसके ऊपर आएगा, कि इसको नहीं आती चलानी, क्योंकि इसके क्या लगा हुआ है, तो इसलिए मैंने कहा ना, ना अपने एल नहीं लिखवाना, मैंने आज तक नहीं लिखवाया एल, मैंने कहा ना। सही में मैंने ऐसी गाड़ी सीखी, ये हो गया ये पूरा मामला। अपनी नया डिसऑर्डर हेडिंग लगाओ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। कौन सी प्रेगनेंसी? देखो तो वैसे तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी सिर्फ 6 मिनट का है, जो 6 मिनट में जो बताया उससे ज्यादा कभी पेपर में कुछ नहीं आ सकता, लेकिन पढ़ने के लिए कम से कम 40 मिनट चाहिए। तो 6 मिनट को पढ़ने के लिए हमारे पास 40 मिनट होने चाहिए, तो जब आप रिवीजन करोगे 6 मिनट में हो जाना चाहिए, किसी किसी का तो 3 मिनट में हो जाएगा। पहली बार रिवीजन करोगे 6 मिनट लगेंगे, दूसरी बार करोगे 3 मिनट, उसके बाद 2 मिनट, और पहली बार पढ़ोगे अभी तो 40 मिनट लगेंगे। ऐसे ही होती है स्टडी। तो एक्टिव प्रेगनेंसी की पहली बात है इसकी डेफिनेशन, पहली बात क्या है। दूसरा इसकी लोकेशन, लोकेशन का मतलब यहाँ किससे डिसाइड होगी, क्लासिफिकेशन से, कहाँ कहाँ हो सकती है। भाई एक्टोपिक का मतलब होता है आउटसाइड, नॉर्मली क्या होनी चाहिए यूट्रस के अंदर ना, तो यूट्रस के बाद उसमें भी कहाँ कहाँ पढ़ लेंगे। तो क्लासिफिकेशन लोकेशन में भी टाइप आएंगे, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया, एक क्वेश्चन यहाँ से बन, इसमें 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट कॉमन, लिस्ट कॉमन, बहुत सारे। फिर एक होता है कॉज और एक होता है रिस्पेक्टर, इसके कॉज नहीं होते। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कॉज नहीं बोलूंगा, रिस्पेक्टर ही बोलूंगा। कॉज और रिस्पेक्टर में क्या डिफरेंस है, टीबी का कॉज क्या है, तो टीबी का रिस्पेक्टर क्या है। कॉज का मतलब होता है 100% इस वजह से होगा, तो टीबी इज कॉज्ड बाय मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। रिस्पेक्टर पुअर इम्यूनिटी, गरीबी, लो एजुकेशन, क्राउडेड पैलेस, एम्प्टी स्टमक, हॉस्पिटल में चले गए आप लोग, आपका हेल्थ स्टेटस ठीक नहीं है, हैंड हाइजीन नहीं रख रहे हो, मास्क नहीं पहन रहे हो, ये सारा क्या है, मतलब इसकी वजह से हो सकता है। कॉज का मतलब है एग्जैक्ट 100% इसकी वजह से। कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज होती है उसका कॉज होता है श्योर, कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज बिना कॉज की नहीं होती, लेकिन कोई भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का कॉज नहीं होता।
अगर आपसे पूछ ले कैंसर का कॉज बताओ, कॉज है नहीं। डायबिटीज का कॉज बताओ, है नहीं। ओबेसिटी का कॉज बताओ, नहीं है। हाइपरटेंशन का कॉज बताओ, नहीं है। स्ट्रोक का कॉज बताओ, बस रिस्क फैक्टर है मोस्ट कॉमन। वो आजकल रिस्क फैक्टर को कॉज बोलने लगे, एग्जैक्ट नहीं है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि स्ट्रोक का मोस्ट कॉमन कॉज हाइपरटेंशन है। हाँ मान लो, लेकिन वो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर हाइपरटेंशन है। कॉज की जगह रिस्क फैक्टर यूज करना ठीक रहता है। अगर कॉज होता तो मेरी अगर बीपी अभी 200 है, अभी मेरे को स्ट्रोक क्यों नहीं हुआ? तो रिस्क फैक्टर अगर लंबे समय ऐसा रहा तो फ्यूचर में हो सकता है, जरूरी नहीं हो। जरूरी थोड़ी 100 को हाइपरटेंशन हो तो 100 को स्ट्रोक हो। और कॉज तो 100% है। 100 को मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस अंदर डालो, 100 को टीबी होगी। तो कम्युनिकेबल डिजीज का हमेशा कॉज होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का रिस्क फैक्टर होता है। तो ये ना तो कम्युनिकेबल है, नहीं तो नॉन कम्युनिकेबल है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि जो कंडीशन किसी फीमेल को उसको एक्टिव प्रेगनेंसी हो उसको हो सकती है। तो रिस्क फैक्टर भी इसमें इंपॉर्टेंट है। कौन सा है उसकी हम बात कर लें। फिर उसके बाद आएगा इसके साइन सिम्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आएगा इसका डायग्नोसिस, एक याद रखना जो कंफर्मेटरी है। उसके बाद आता है इसका मैनेजमेंट, अगर हो जाए तो। मैनेजमेंट में दो है, अगर ट्यूब रप्चर नहीं हुई या ट्यूब रप्चर हो गई, बस इतना ही है। इसके अलावा कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी नाम की चीज नहीं। अब सुनो इसको मैं शॉर्ट में बताऊं तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की डेफिनेशन होता है फीटस का इम्प्लांटेशन, नॉट फर्टिलाइजेशन। Implantation of the fertilized ovum outside uterine cavity is called ectopic pregnancy. Implantation नॉर्मली क्या होना चाहिए? यूट्रस में, यूट्रस के अपर पार्ट में, उसके अलावा कहीं पर भी, चाहे वो सर्विक्स में भी है, वो ectopic है। यूट्रस के अपर पार्ट के अलावा कहीं पर भी इम्प्लांटेशन है, वो ectopic है। यूट्रस के अपर पार्ट में है तो ठीक है, कैविटी तक ठीक है। उसके अलावा चाहे वो सिजेरियन सेक्शन कर रखा है, उसके बीच में थोड़ा बहुत जगह रहेगी, उसमें तो भी अलग है। ओवरी में हो गया तो भी गलत है। इम्प्लांटेशन हमेशा यूट्रस के अपर पार्ट में होना चाहिए, नॉर्मल है। फर्टिलाइजेशन कहां होता है? फैलोपियन ट्यूब। तो अब बताओ, जहां फर्टिलाइजेशन होता है सीधा मोस्ट चांस कहां ectopic प्रेगनेंसी होने का? अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि ectopic प्रेगनेंसी के सबसे ज्यादा चांसेस कहां है? ectopic प्रेगनेंसी पे फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में भी कहां? एम्पुला। कहां पर? एम्पुला। ठीक है, ये बात भी। तो लोकेशन लोकेशन बहुत सारी हो सकती है, लेकिन आपको मोस्टली क्या याद रखनी है? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में भी क्या याद रखनी है? एम्पुला। रिस्क फैक्टर बहुत सारे हैं, आपको एक से सब बन जाएंगे। पीआईडी क्या? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज का मतलब ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का अगर पहले से कोई इंफेक्शन है, जैसे उसका साल्पिंजाइटिस है पहले से। साल्पिंजाइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का क्या काम है? मेन दो काम है। एक तो फर्टिलाइजेशन करवाना, ये तो आई। फर्टिलाइजेशन के बाद इसके दो काम और है। ओवम का मूवमेंट करवाना, मतलब जाइगोट का मूवमेंट करवाना। इसके अंदर एक तो होता है पेट सेल और एक उसके अंदर म्यूकस, एक होता है सीलिया। क्या होता है? सीलिया का मतलब होता है धागे नुमा ऐसी संरचना होती है, और ये होता है म्यूकस। म्यूकस उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है और सीलिया इसका मूवमेंट करवाता है। तो जब फर्टिलाइजेशन तो हो गया, तो म्यूकस की वजह से वो लुब्रिकेशन रहेगी ट्यूब में, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा, और सीलिया क्या करवा देंगे? मूवमेंट। तो मोरुला को ये कहां भेज देती है? यूट्रस में। तो अगर फैलोपियन ट्यूब का कोई इन्फ्लेमेशन हो रखा है, तो आप किसी भी ऑर्गन का कोई इन्फ्लेमेशन होता है तो ऑर्गन सही से काम नहीं करता। तो अगर बाई चांस फैलोपियन ट्यूब का इन्फ्लेमेशन हो रखा है और उसी टाइम फीमेल प्रेग्नेंट हो जाए, तो हो सकता है, जरूरी नहीं है, हो सकता है उसको एक्टोपिक हो सकती है, वहीं पे इम्प्लांटेशन हो जाएगा। और फैलोपियन ट्यूब क्या है? एक ट्यूब है। ट्यूब का मतलब क्या होता है? एक रास्ता है, एक ऐसी ट्यूब है ओनली, ये ट्यूब है, और ये है यूट्रस। इसके अंदर अगर बच्चे का मतलब एम्ब्रियो का मतलब एक कितना बड़ा होगा? 2.5 किलो का। तो ट्यूब तो बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी, 6 mm तक की होती है अगर बात की जाए तो, सबसे छोटा वाला डायमीटर। तो बहुत छोटी ट्यूब है। अगर जो ही बच्चा बड़ा होगा, एम्ब्रियो बड़ा होगा, तो ट्यूब को क्या करेगा? प्रेस करेगा, ट्यूब फट जाएगी। जो ही प्रेगनेंसी 5 वीक को क्रॉस करेगी, 6 वीक में आएगी, उसी दिन भयंकर पेन होगा। पेन कब होता है? 6 वीक। किसी किसी में 5 में भी हो जाता है, बट एलएमपी के 6 वीक बाद राइट आंसर है, एग्जैक्ट पूछ ले तो। जो ही प्रेगनेंसी 5-6 वीक के बाद में भयंकर पेन होगा, क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो बढ़ रहा है। फैलोपियन ट्यूब तो बहुत पतली सी होती है, जो एम्ब्रियो की साइज बढ़ेगी, अंदर तो जगह नहीं है, क्योंकि वही इंप्लांटेशन हो गया, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब काम नहीं कर रही थी, या तो उसका सीलिया काम नहीं कर रहा था, या उसका म्यूकस काम नहीं कर रहा था, या लुब्रिकेशन नहीं था, या आधे से हो गया, या चिपक गई थी, या इन्फ्लेमेशन की वजह से स्वेलिंग आ रही होगी। तो इन्फ्लेमेशन में स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग की वजह से नहीं आया होगा, कुछ भी रीजन रहा होगा, या यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो, फैलोपियन ट्यूब से आ गया था। उस दौरान जब इंप्लांटेशन होने वाला था, उस समय यूट्रस काम नहीं कर रहा था, हो सकता है यूट्रस में इंप्लांटेशन नहीं हुआ, उस समय एम्ब्रियो गिर गया और सर्विक्स में हो गया इंप्लांटेशन, तो भी एक्टोपिक ही हो। और कई बार उल्टा भी हो जाता है, फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ आना था, फैलोपियन ट्यूब से ओवरी की तरफ चली गई, तो ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है। कई बार क्या हो सकता है? कोई रप्चर हो जाए और एब्डोमेन में आ जाए, तो भी हो सकता है। तो कुल मिला के यूट्रस के अपर पार्ट के अलावा कहीं पर भी इंप्लांटेशन हो जाना क्या कहलाता है? तो उसमें चाहे यूट्रस का इंफ्लेमेशन है, चाहे सर्विक्स का है, चाहे फैलोपियन, मतलब पीआईडी इज मोस्ट कॉमन एक्सपेक्टर। मोस्ट कॉमन क्या है? पीआईडी का मतलब होता है वेजिना के अलावा किसी भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का इन्फ्लेमेशन पीआईडी कहलाता है, अदर देन वेजिना। साल्पिंजाइटिस, ओवराइटिस, मेट्राइटिस, सर्विसाइटिस, ये चारों ही पीआईडी में आते हैं। मतलब ऑल इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का इन्फ्लेमेशन एक्सेप्ट, भाई वेजिना इंटरनल ऑर्गन है, एक्सटर्नल इंटरनल है, लेकिन वेजिना का इन्फ्लेमेशन पीआईडी में नहीं आता, नहीं आता। बाकी सारे के सारे किसमें आते हैं? पीआईडी में आता है। तो किसी का भी है तो भी मतलब मोस्ट कॉमन याद रखना। अब बहुत सारी चीज हो सकती है, कोई बाई चांस एग्जांपल, कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव एक्टोपिक प्रेगनेंसी, बाई चांस क्वेश्चन आ जाए, कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव कर सकता है? आईयूसीडी। कौन सा? ये कॉन्ट्रासेप्टिव कर सकता है, बाकी नहीं कर सकते, क्योंकि ओसीपी तो कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि ओसीपी क्या करता है? ओसीपी क्या करता है? ओसीपी ओम ही नहीं बनने देता, तो प्रेगनेंसी ही नहीं होगी ना। आईयूसीडी ओवम बनता है, ओवम और स्पर्म को मिलने से रोकता है, ओवम और स्पर्म को मिलने से रोकता है। और बाई चांस जिस समय स्पर्म जा रहा था, उस समय अगर यूट्रस के जो मार्कर है उसको नींद आ गई, स्पर्म चला तो गया फैलोपियन ट्यूब में, वापस आया उस समय आंखें खुली है, आने दिया ही नहीं। एग्जांपल के लिए छोटी सी बात है, अगर अशोक सर्कल बोल दे आपको कि जिसकी फीस जमा नहीं है वो क्लास में नहीं बैठेगा, रमजान जी को बोल दे जिसके पास फीस की रिसिप्ट है वही, अगर ऐसा बोल दे बाई चांस जिसके पास फीस की रिसिप्ट है वही अंदर एंट्री करेगा, बाकी वाले एंट्री नहीं करेंगे। तो आप और रमजान जी को ये बोल दे, आते हुए भी देखना और जाते हुए भी, और क्लास आते हुए भी देखना, और बाई चांस ऐसा बोल दे आते हुए भी देखना और जाते हुए भी देखना। तो आयुष कैसे करता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखना? रमजान जी बैठे हैं, एग्जांपल सुनो, ये आयुष है, कहने का मतलब ये क्या है? आयुष टी शेप का होता है, जिस समय क्लास लग रही थी 2:30 बजे, उस समय रमजान जी की लग गई आंख, जिस समय क्या लग गई? तो जिस समय बाई चांस स्पर्म एंटर कर रहा था कोइटस एक्ट के बाद में यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब की तरफ, उस समय आयुष काम नहीं किया, बाई चांस आयुष भूल गई,
कि मुझे रोकना था स्पर्म को, नहीं रोक पाई, तो स्पर्म कहाँ चला गया? फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ चला गया? फैलोपियन ट्यूब में। अब थोड़ी देर जबकि आई 1-2 मिनट की, तब तक वो तो चले गए कहाँ? फैलोपियन ट्यूब। अब आँख खुल गई, अब एकदम ओके। हाँ, आईडी साहब, शाम को 7:30 बजे आपको कहाँ जाना है? वापस। कहाँ जाना है? वापस जाना है। बाहर निकल से आईडी। अब जो बंदा चुपके से आया था अंदर, अब इस समय आंखें खुली रमजान की, अब कैसे बचोगे? फिर आप क्या करोगे? आप पास से कूदने की कोशिश करोगे। पास से कूदोगे तो मतलब अंदर तो चला गया फैलोपियन ट्यूब में, तो अब वो क्या करेगा? वापस तो आने दे नहीं रहा। कौन नहीं आने दे रहा? आईयूसीडी। क्योंकि आईयूसीडी यूट्रस में, कौन क्योंकि आईयूसीडी क्या करता है? एक फॉरेन बॉडी है, वो मार देता है, अंदर आने नहीं दे रहा है। किसको? जाइगोट को। तो फिर वो जाइगोट डेवलप कहाँ हो जाता है? फैलोपियन ट्यूब में हो जाता है। समझ में आई बात? तो आईयूसीडी का पूछ ले बाई चांस कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव का रिस्क फैक्टर एक्टोपिक है, तो आप आईयूसीडी बता सकते हैं ना थोड़ा सा। तो मोस्ट कॉमन याद क्या रखना? फिर आता साइन सिम्टम। इसके साइन सिम्टम सबसे क्लासिकल है, पूरी ओबीजी में सबसे क्लासिकल साइन सिम्टम 3 याद है। वैसे तो 7-8 है, बट जो पहले 3 है वो याद रखना। हमेशा 3 साइन का ग्रुप होता है, उसको ट्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइड का मतलब है 3 साइन का ग्रुप। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जब भी होगी, ऐसा पेन होगा, मतलब फीमेल सोचती है इससे अच्छा तो मर जाती। मतलब ऐसे लगता है कोई चाकू से काट रहा है एब्डोमेन को। भयंकर पेन होता है जिसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी, क्योंकि अंदर से ट्यूब में से कोई बाहर आना चाह रहा है। ट्यूब बहुत पतली सी है, तो ट्यूब फटने वाली है। सीवियर नाइफ पहला साइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, भयंकर पेन 100%। और फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है ना, तो मेंस्ट्रुएशन सही आएगा क्या? तो पहला साइन है एब्डोमिनल पेन, नाइफ लाइक। दूसरा एमेनोरिया, नो मेंसेस या डिले मेंसेस, कुछ भी बोलो, एमेनोरिया बोल दो, नो मेंसेस बोलो या डिलेड मेंसेस बोलो, नहीं आ रहा। तीसरा वेजिनल ब्लीडिंग। सर एमेनोरिया वेजिनल ब्लीडिंग, हाँ, क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है वो मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग नहीं है, वो हो सकता है ऑर्गन रप्चर होने की वजह से हुई होगी, हो सकता है कोई और रीजन से हो रही होगी, लेकिन वो जो ब्लीडिंग हो रही है, वेजिनल ब्लीडिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल थोड़ी होता है, कोई और रीजन से भी। तो एमेनोरिया, वेजिनल ब्लीडिंग और एब्डोमिनल पेन, तीनों को क्लासिकल ट्रायड ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। क्लासिकल ट्रायड ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? पेन, ब्लीडिंग, एमेनोरिया, मतलब ब्लीडिंग भी है, एमेनोरिया भी। अब देखो अभी तक ट्यूब रप्चर नहीं हुई है, तो क्या क्या हो सकता है? पेन हो सकता है, भयंकर वाला हो सकता है। जब भी भयंकर पेन होगा, इसका मतलब है अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, और जब भी ब्लीडिंग होती है तो कौन सा शॉक होता है? हाइपोवोलेमिक शॉक। कौन सा शॉक? कौन सा शॉक? हाइपोवोलेमिक, मतलब हेमरेज की वजह से शॉक होता है, उसको कोल्ड शॉक बोलते हैं। कौन सा शॉक बोलते हैं? कोल्ड का मतलब परफ्यूजन कम हो जाना। कौन सा शॉक कहलाता है? कोल्ड शॉक, हेमरेजिक शॉक है, हाइपोवोलेमिक शॉक, तीनों सेम है, एक ही नाम है, तीनों एक एक तीन नाम है। हेमरेज की वजह से शॉक होता है, उसको हाइपोवोलेमिक शॉक बोलते हैं, क्योंकि इसमें परफ्यूजन पूरा हो जाता है, एक्सट्रीमिटी एकदम ठंडी ठंडी हो जाती है, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं होती हमारी बॉडी के। कौन से फ्लूइड को? वार्म फ्लूइड ऑफ द बॉडी बोलते हैं। किसको वार्म फ्लूइड ऑफ द बॉडी बोलते हैं? ब्लड को। तो ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा, परफ्यूजन नहीं होगा, बॉडी ठंडी हो जाती है, तो हेमरेजिक हेमरेज होने की वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाए। हाइपो का मतलब फ्लूइड कम, उसकी वजह से शॉक हो गया। तो जब भी हाइपोवोलेमिक शॉक होता है इसमें टेकिकार्डिया होता है और हाइपोटेंशन होता है। क्या होता है? जब भी हाइपोवोलेमिक शॉक होगा कभी ब्रेडिकार्डिया नहीं होगा, हमेशा कंपनसेटरी मैकेनिज्म की वजह से हार्ट को कार्डियक आउटपुट कम होगा ना, तो हार्ट ज्यादा धड़केगा कि क्या पता मैं ज्यादा ब्लड भेज दूं, क्या पता मैं ज्यादा भेज दूं, हार्ट को मैसेज मिलेगा, हार्ट ज्यादा फटफड़ाएगा, लेकिन आ ही नहीं रहा क्योंकि हेमरेज हो चुका। इन इंफीरियर वेना के बाद सुपीरियर वेना के बाद वीनस रिटर्न तो आ ही नहीं रहा है, लेकिन हार्ट ज्यादा धड़केगा, तो कार्डियक आउटपुट तो कम है, मतलब बीपी तो कम है, लेकिन हार्ट रेट ज्यादा है। तो ये भी दोनों साइन याद रखने इसके साथ में। तीसरा, अगर बाई चांस ट्यूब रप्चर हो गई, अगर बाई चांस ट्यूब रप्चर होगी तो ट्यूब कहां होती है? लगभग अम्लाइकस से थोड़ी इधर भी होती है और इधर भी होती है नहीं होती? तो अगर ट्यूब रप्चर होगी तो ब्लीडिंग होगी, तो ब्लीडिंग कहां नजर आएगी? पेरी अम्लाइकस। कहां नजर आएगी? अम्लाइकस के चारों तरफ। कहां पर? ऐसी कौन सी डिजीज में अम्लाइकस के चारों तरफ ब्लीडिंग होती है? और हेमरेजिक पेनक्रेटाइटिस में। किसमें? अगर किसी को हेमरेजिक पेनक्रेटाइटिस में दो साइन आते हैं, इसको बोलते हैं कुलेन साइन, इसको बोलते हैं पेनक्रियाज का टेल का होता है पीछे, टेल में ब्लीडिंग होती है तो टर्नर साइन, फ्लैंक रीजन में ब्लीडिंग ब्लूस ब्लूस हो जाता है, उसको बोलते हैं टर्नर साइन, और यहां पर होता है उसको बोलते हैं कुलेन साइन। कौन सा साइन? तो अगर ट्यूब रप्चर होगी तो कौन सा साइन आएगा? क्या ब्लीडिंग होगी तो अम्लाइकस के चारों तरफ ब्लैक ब्लैक ब्लड ब्लड नजर आएगा, हेमेटोमा जैसा, उसको बोलते हैं कुलेन साइन। कौन सा साइन? CULLEN। पेनक्रेटाइटिस में भी होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर हो जाए उसमें भी होता है। और जब भी कभी ब्लड यहां होगा तो ब्लड इरिटेट करता है डायफ्राम को। किसको इरिटेट करेगा? और डायफ्राम इरिटेट करेगा तो शोल्डर को पेन होगा, नर्व एंडिंग की वजह से, या नर्व की जो सप्लाई होती है साथ में उसकी वजह से हमेशा क्वेश्चन आ सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर हो जाए तो पेन कहां रेडिएट होगा? शोल्डर में। बुक में इतना ही लिखना है शोल्डर, लेकिन अगर पूछ ले कौन सा शोल्डर तो बुक में ऐसा भी लिखा है राइट। कौन सा शोल्डर? अब इसका रीजन क्या है पता नहीं है, बट शोल्डर है, पर शोल्डर में भी अगर पूछ ले तो कौन सा शोल्डर? एक्टोपिक प्रेगनेंसी में पेन अगर रप्चर हो जाए तो पेन कहां रेडिएट होगा? हर लाइन में जो क्वेश्चन है वो बता रहा हूं, कहां होगा? चीजें समझ में आई? पेनक्रेटाइटिस का पेन कहां रेडिएट होता है? बैक। कॉलिसिस्टाइटिस का पेन कहां? गॉल ब्लैडर के इन्फ्लेमेशन का राइट शोल्डर। कॉलिलिथियासिस का राइट शोल्डर। इसका पेनक्रेटाइटिस का लेफ्ट बैक। पेनक्रेटाइटिस का पेन होता है यहां और सीधा यहां लास्ट में, क्योंकि टेल रीजन यहीं पे होता है इस वजह से ना। तो ये हो गया एक्टोपिक प्रेगनेंसी के साइन सिम्टम। एक आधा और है, यूएसजी करेंगे तो एक ब्लॉक साइन आता है, वो इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये उसके साइन सिम्टम। आता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में करेंगे हिस्टोसाल्वेंजोग्राफी विद टीवीएस। हिस्टो फैलोपियन ट्यूब का भी ग्राफी करेंगे, मतलब कैमरे से फैलोपियन ट्यूब को भी देखेंगे, यूट्रस को भी देखेंगे थ्रू द वेजिनल ट्रैक्ट, उसको बोलते हैं टीवीएस के थ्रू हिस्टोसाल्वेंजोग्राफी करेंगे। तो उसको एक साथ लिखते हैं, हिस्टोसाल्वेंजोग्राफी टीवीएस, ट्रांसवेजिनल सोनोग्राफी विद हिस्टोसाल्वेंजोग्राफी। क्योंकि देखेंगे ना फैलोपियन ट्यूब में एक्चुअली एक जो एम्ब्रियो है या नहीं है, कंफर्म तो तभी पता चलेगा ना कि भाई जरूरी थोड़ी एक्टोपिक प्रेगनेंसी फैलोपियन ट्यूब में हो, तो हम फैलोपियन ट्यूब को भी देखेंगे, कंफर्म कर, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस है। वैसे तो सब करवाओ, कोई सेंटेसिस भी करवाते हैं। कौन सा सेंटेसिस? वो भी करवा सकते हैं, वैसा नहीं कौन नहीं करवाते, पढ़ा था याद करो एनाटॉमी में कि उसमें एपीआईडी होता है तो फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है रेक्टोवेटराइन पाउच में, उसको निकाल के देखते हैं तो पता चल सकता है मे बी बाय चांस, लेकिन कंफर्मेटरी डायग्नोसिस है हिस्टोसाल्पिंजो। हिस्टो मतलब टिश्यू, साल्पिंजो मतलब फैलोपियन ट्यूब, ग्राफी मतलब विजुअलाइजेशन कर ले। टीवीएस का मतलब ट्रांसवेजिनल सोनोग्राफी। ट्रांसवेजिनल सोनोग्राफी कंफर्मेटरी डायग्नोसिस, ट्रांस एब्डोमिनल से पता नहीं चलता। पहले 4-5 वीक में यूएसजी में कुछ नहीं आता, पहले 4-5 वीक में यूएसजी करवा दो, प्रेगनेंसी का कुछ भी पता नहीं चलता, ऐसा कुछ खास नहीं आता, इसीलिए टीवीएस इज कंफर्मेटरी। तो ये हो गया डायग्नोसिस, ये हो गया साइन सिम्टम। अब आता है लास्ट, मैनेजमेंट। हमें इतना पहले क्यों बताया मैं चाहता साथ नहीं बता, लेकिन आपके माइंड में क्लियर हो जाए कि ये इंपॉर्टेंट है। साइन सिम्टम सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना। फैलोपियन ट्यूब का सीधा सा याद रखना है, ड्रग ऑफ चॉइस है मीथोट्रेक्सेट। कौन सी ड्रग है? मीथोट्रेक्सेट एंटी कैंसर ड्रग है। कौन सी है? ये क्या करती है? सेल वॉल के सिंथेसिस को वहीं पर रोक देती है।
रोक देती है ना, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू भी देते हैं, अगर कैंसर में देते हैं तो लोकल भी देते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू भी देते हैं, और इसमें भी सीधा फैलोपियन ट्यूब में भी दे सकते हैं, वहीं पे उस एम्ब्रियो की ग्रोथ को रोक देगी। समझ में आ रही बात? तो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी हुई? मीथोट्रेक्सेट सेल वॉल की ग्रोथ को, ट्यूमर की ग्रोथ को या टिश्यू की ग्रोथ को वहीं पे रोक देती है। ये कब काम की है? अनरैप्चर्ड, अभी तक रैप्चर नहीं हुई है, अनरैप्चर में वहीं पे रोक देगी। अनरैप्चर में दो चीजें, मीथोट्रेक्सेट देना है, फिर फैलोपियन ट्यूब को ओपन करके उनमें से एम्ब्रियो को बाहर निकाल के वापस, इसको बोलते हैं साल्पिंजोस्टोमी। ओस्टोमी का मतलब है कट लगाओ, उससे बाहर निकालो, वापस सील दो। फैलोपियन ट्यूब को कट नहीं करना, काटना नहीं है। अगर ट्यूब रैप्चर नहीं हुई है तो करेंगे ओस्टोमी। किसकी ओस्टोमी? साल्पिंजोस्टोमी, साल्पिंजो। और अगर ट्यूब रैप्चर हो गई है, साल्पिंजेक्टोमी, और फीमेल शॉक में चली जाती है। ट्यूब रैप्चर नहीं हुई तो फीमेल 100% चांस है बच जाएगी, और ट्यूब रैप्चर हो गई तो शॉक में चली गई, अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला टाइम से। टर्शियरी केयर, फर्स्ट प्राइमरी सेकेंडरी से कुछ नहीं हुआ, पीएससी सीएससी से कुछ नहीं होता, आईसीयू केयर नहीं मिली। आईसीयू का मतलब शॉक में जा सकती है, हो सकता है वेंटिलेट करना पड़ जाए, हो सकता है आइनोड्रॉप लगाना पड़ जाए, मतलब टर्शियरी केयर का मतलब होता है आईसीयू केयर। तो आईसीयू केयर जरूरी है, नहीं तो पेशेंट उड़ भी सकता है। तो अगर ट्यूब रैप्चर हो गई तो उसके बाद में आपको ब्लड चलाना पड़ेगा, ब्लड चाहिए, फ्लूइड चाहिए, तुरंत ओटी अरेंजमेंट। ओटी कहां से लाओगे? टर्शियरी केयर में होता है ओटी, पीएससी सीएससी में कहां ओटी होता है? आप ट्यूब को काटोगे, तो ट्यूब को काट दोगे, वहां निकाल के बाकी कुछ करो, उसके बाद में प्रेगनेंसी होने के चांसेस न के बराबर ही। ये हो गया आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी। समझ में आया कुछ खास खास? एक दो और है, अगर कोई सर्वाइकल एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाए तो उसमें कौन सा क्राइटेरिया यूज करते हैं? रूबिन क्राइटेरिया। रूबिन टेस्ट नहीं, रूबिन टेस्ट तो फैलोपियन ट्यूब की पेटेंसी के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? और रूबिन क्राइटेरिया सर्वाइकल प्रेगनेंसी हो जाए तो उसके तीन चार साइन है, उसको बोलते हैं। तो रूबिन क्राइटेरिया किसके लिए? सर्वाइकल प्रेगनेंसी। एक होता है स्पाइल्डबर्ग क्राइटेरिया, कौन सा? एक दिन पूछा था, याद कर लो, एक दिन पूछा था अभी 5-7 दिन पहले। स्पाइल्डबर्ग क्राइटेरिया किसमें होता है? ओवेरियन प्रेगनेंसी में। किसमें? ओवेरियन प्रेगनेंसी में स्पाइल्डबर्ग क्राइटेरिया यूज करते हैं ना, कभी आ जाए बाई चांस। तो ये हो गया आपका। अच्छा, हम ट्यूबेक्टोमी नाम सुना है? ट्यूबेक्टोमी का मतलब क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब को काटना। ये टर्मिनल स्टरलाइजेशन फीमेल में एक मेथड है परमानेंट। ट्यूबेक्टोमी करते हैं तो फैलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट काटते हैं? मोस्ट कॉमनली कौन से पार्ट को कट करते हैं? इस्थमस। कौन सा? इस्थमस, याद रखना है। अब मैं लिखूंगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी, पूरा समझ में तो आ गया ना? अब ऐसा तो नहीं बोलोगे समझ में नहीं आया, जितना जोर लगाना था मैंने लगा लिया, फिर लगाऊंगा अभी, पक्का लगाऊंगा, जोर लगाने में कोई कमी नहीं रखेंगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए बस। लगना चाहिए कि ओबीसी इतनी इजी हो गई हमारी, इतनी इजी हो गई जिसकी कोई हद नहीं है, बेहद बेइंतहा। लैंग्वेज ऊपर नीचे हो सकती है थोड़ी बहुत, मीनिंग वही है। हाँ हाँ, तो भी उस, हाँ हाँ, उससे चांस है, बट वो एक उसमें ये है कि प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि दोनों साइड का नहीं काटते, एक साइड का काटते। हाँ हाँ हाँ, हो जाएगा, फिर अल्टरनेट मंथली होगा, जरूरी नहीं है यार बार वो ओवरी करेगी तो ना के बराबर हुई ना, भाई वो ओवरी से होगा तो कोई काम का नहीं है, क्योंकि कनेक्शन नहीं है ना, तो फिर वो चांस कम हो जाता है। कई बार ऐसा भी बोलते, एक बार मैंने सर्जरी में देखा दोनों साइड की फैलोपियन ट्यूब रिमूव करी थी उन्होंने, ऐसा भी हुआ था। उन्होंने बोलता है कि फैलोपियन ट्यूब की रिस्क है, तो नेक्स्ट प्रेग्नेंट होगी तो फिर फैलोपियन ट्यूब में एक्टोपिक होने की, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब जिसको पहले हो रखी है, जिसकी प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हिस्ट्री है, तो वापस वो प्रेग्नेंट होगी तो वापस भी एक्टोपिक होगी, इस बार इसकी जान बच गई, नेक्स्ट टाइम नहीं बची तो वो क्या कर देते, फिर दोनों साइड ट्यूबेक्टोमी भी कर देते हैं। ऐसा सर्जन की चॉइस है, और कंसल्ट लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई देखो रिस्क है, कई अगली बार, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी इमरजेंसी है भाई, घर पे रात को 12-1 बजे भयंकर दर्द हुआ, ट्यूब रप्चर हो गई, घर पे रहते हो, तुम्हारे पास हॉस्पिटल नहीं है, क्या करोगे? तो वो समझाते हैं, कंसल्ट करते हैं, काउंसलिंग का एक विषय है, ये काउंसलिंग का सब्जेक्ट है पूरा, तो फिर वो घर वाले बोलते हैं हाँ ठीक है ट्यूबेक्टोमी कर दो, लेकिन ये ट्यूबेक्टोमी तभी की जाती है जब फैमिली प्लानिंग हो गई है। अब जिसका एक भी बच्चा नहीं है, पहली बार ऐसा हुआ, फिर तो यही बोलेंगे कि नहीं दोनों साइड की ट्यूबेक्टोमी नहीं कर सकते। यस, ये भी है कि ट्यूबेक्टोमी करने से पहले, अगर आपका क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने पढ़ा कहीं कि ट्यूबेक्टोमी करने से पहले आप क्या पूछते हो काउंसलिंग में? यही पूछते हैं कि हम दो, हमारे दो हो गए, अभी और चाहिए, तो क्या और चाहिए तो ट्यूबेक्टोमी मत करवाओ, ऐसा पूछते हैं। हाँ, यही पूछते हैं, ट्यूबेक्टोमी और वेजेक्टोमी से पहले ये सवाल पूछना पड़ता है, तो जो बोलते हैं नहीं नहीं वो भी 200 जीते हैं तो ठीक है, तो फिर हाँ, यस, हो गया। आगे बढ़ो, देखो रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर को मैं समझाने की कोशिश करूं, पहले सुनना, ये है इतना नहीं लिखना, आपको सिर्फ पहले पढ़ना है, सिर्फ एक पीआईडी लिखा, सब पीआईडी से आ जाएगा। सुनो पहले, सुनो सुनो सुनो, क्या सुनो? द मेन कॉज ऑफ एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज डैमेज फैलोपियन ट्यूब। कुल मिलाकर फैलोपियन ट्यूब डैमेज थी मेनली, तो इसीलिए यूट्रस तक जा नहीं पाया, हालांकि कहीं पर भी हो सकता है, बट ज्यादातर चांस फैलोपियन ट्यूब वही रहता है, इसका रीजन है ये भी देख लो, मोस्टली 97% कहां होता है? फैलोपियन ट्यूब, उसमें भी 55 एम्पुला, तो हम वो देख लेंगे। कोई आईयूसीडी यूज कर रहा है बाई चांस है ना, जरूरी नहीं है वही हो, किसी को पीआईडी है, पीआईडी का मतलब क्या होता है? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी, और पीआईडी होने का चांसेस किसको रहते हैं? जो पहले हाइजीन नहीं रखता है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है, या ज्यादा आईयूडी यूज करता है, कुल मिला के जिसको कोई एसटीडी है, और एसटीडी होने का चांसेस किसको रहता है? मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, तो कुल मिला के सब कोरिलेटेड है। पीआईडी किसकी वजह से होता है? एसटीडी की वजह से, या कोई और इंफेक्शन की वजह से। तो एसटीडी किसकी वजह से होता है? कोई इंफेक्शन किसी और पर्सन की वजह से आ जाए, तो कुल मिला के कोरिलेटेड है, चाहे मैं एसटीडी बोलूं, चाहे मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर बोलूं, लेकिन आपको पहली प्रायोरिटी चूज करनी हो तो क्या करोगे? क्योंकि एग्जैक्ट पीआईडी है, पहली प्रायोरिटी में ये दूसरी चीजें नहीं आती, या कोई कंजेनाइटल एनोमली, फैलोपियन ट्यूब सही से बनी ना, तो भी दिक्कत है। हिस्ट्री ऑफ पेल्विक सर्जरी, कोई कम एज में कोई इंजरी हुई हो एब्डोमेन की, बाई चांस में पेल्विक जो फैलोपियन ट्यूब है वो श्रिंक हो गई हो, तो आगे जा ही नहीं पा रहा हो, जाइगोट, ऐसा भी हो सकता है कई बार। ट्यूबल लाइगेशंस, अनसक्सेसफुल ट्यूबल लाइगेशन और ट्यूबल लाइगेशन रिवर्सल, ट्यूबेक्टोमी बाई चांस किया था, वापस खुलवाया, कई बार ट्यूबेक्टोमी करवाते हैं और कई बार वापस खुलवा देते हैं, नहीं ट्यूबेक्टोमी तो करवा दिया, फिर बाद में या तो कुछ अनहोनी हो गई हो, या फिर वो चाहते हैं कि नहीं हम तो ट्यूबेक्टोमी नहीं करवानी, आपने वापस भी खुलवाया, लेकिन सही तरीके से ओपन नहीं हुई ट्यूब, वापस जोड़ा आपने, काट के उसको वापस एनास्टोमोसिस करवाया ट्यूब को, लेकिन बाई चांस सही से नहीं जुड़ी,
तो जाइगोट नहीं जा पाएगा यूट्रस तक, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी एक कॉज है। मतलब ये रिस्क फैक्टर है सारे, कुल मिला के इसको रिस्क फैक्टर बोलते हैं, कॉज नहीं बोल सकते ना, 100% नहीं है। यूज ऑफ फर्टिलिटी ड्रग, कई बार हम ऐसी फर्टिलिटी ड्रग जैसे क्लोमिफेन सिट्रेट यूज करते हैं, तो इसकी वजह से भी इसका साइड इफेक्ट फैलोपियन ट्यूब में सीरिया मूवमेंट को प्रभावित कर सकता है। ओम ज्यादा आएंगे, इतने ओम बाई चांस ना जा पाए, बाई चांस मल्टीपल प्रेगनेंसी हो गई एग्जांपल के लिए, एक ओम तो चला गया जाइगोट का यूट्रस में, दूसरा गया ही नहीं, रह गया पीछे, तो हो सकता है हेटेरोटॉपिक, नाम सुना ना परसों, एक तो जाए यूट्रस के अंदर, एक यूट्रस के बाहर, तो फर्टिलिटी ड्रग की वजह से तो होता है हेटेरोटॉपिक। और क्यों होता है हेटेरोटॉपिक का मतलब दो, तो एक बाहर रह गया, अंदर रह गया। और क्या इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट सच एज आईवीएफ, इन विट्रो, विट्रो का मतलब होता है लैब, इनका मतलब लैब में फर्टिलाइजेशन करवा के हमने इंसर्ट कर दिया थ्रू द सिरिंज, भाई हमने स्पर्म लिया, ओम लिया, लैब में उस दोनों को मिलाया, फिर उसके बाद हम यूट्रस में डाल देते हैं। एक होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एक होता है इन इंसेमिनेशन भी बोलते हैं। कई बार एक तो होता है कि सीमन सीधा फैलोपियन ट्यूब में डालते हैं यूट्राइन कैविटी में, एक होता है आगे हम पढ़ेंगे इनफर्टिलिटी के कॉज में अलग अलग पढ़ेंगे, अलग अलग कैटेगरी होती है इसकी। इसका भी साइड इफेक्ट है कि आपने उसको सिरिंज के थ्रू यूट्राइन कैविटी में डाला, हो सकता है वो यूट्रस की कैविटी से मिसप्लेस हो गया, कि नेचुरल होता है, आर्टिफिशियल होता है, कितना कर लो तुम, एक अपने आप आ रहा है वो खुद गॉड की वजह से आ रहा है, एक तुम आर्टिफिशियल कुछ कर रहे हो, आर्टिफिशियल जरूरी थोड़ी सही हो, नहीं भी हो, तो ये इसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। कंडीशन सच एज एंडोमेट्रोसिस, एंडोमेट्रोसिस की डेफिनेशन क्या होती है, एंडोमेट्राइटिस नहीं, एंडोमेट्रोसिस, एंडोमेट्रियम कहां होती है यूट्रस के अंदर, अगर एंडोमेट्रियम के टिश्यू यूट्रस के बाहर कहीं भी डेवलप होने लग जाए, उसको क्या बोलते हैं, proliferation of endometrial tissue outside uterine cavity is called endometriosis। तो अगर एंडोमेट्रियम यूट्रस से बाहर है तो एक्टोपिक हो सकती है, ये भी एक कॉज है, मतलब एक रिस्क फैक्टर है, तो एंडोमेट्रोसिस से भी हो सकती है। फाइब्रोइड, अंदर यूट्रस में अंदर कोई ट्यूमर है, तो अंदर जाने की जगह नहीं मिली, रुकने की जगह मिली, आया तो था, ट्यूमर ने धक्का देके फेंक दिया सर्विस की तरफ या कहीं और, तो इम्प्लांट सही नहीं हो पाया। स्मोकिंग, ज्यादा स्मोकिंग से हमारी बॉडी में जो ऑर्गन टिश्यू होते हैं उसकी एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग डैमेज होती है, ज्यादा स्मोकिंग से एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग, जहां जहां कॉलमनार टिश्यू होते हैं उसके सीरियर इफेक्ट होते हैं। भाई ज्यादा स्मोकिंग करने वालों को लंबे समय बाद लंग्स कैंसर का भी तो खतरा रहता है ना, क्योंकि इसके अंदर भी तो ट्रेकिया और ब्रोंकाई के अंदर सीरियर टिश्यू होते हैं, तो उसकी भी सीरियर डैमेज होती है। वैसे ही हो सकता है स्मोकिंग की वजह से, वैसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से, फैलोपियन ट्यूब में ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो लंबे समय से स्मोकिंग से, तो सीरिया काम ना करे, तो उसकी वजह से भी वो रिस्क फैक्टर है। अब इतनी स्मोकिंग कौन करेगी, बट फिर भी एक रिस्क फैक्टर है। ये इतने हैं, आपको एक ही याद रखना हुआ है पीएडी, लिखना चाहो पूरा लिख दो, रिस्क जो आप मर्जी उतना लिखो, मैंने समझा दिया। एंडोमेट्रोसिस की डेफिनेशन जरूर याद रखना पेपर में, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यू, और जल्दी जल्दी लिखना प्लीज, अगर पूरा लिखो तो ऐसा फास्ट लिखना जैसे कि लिखा हुआ था। हाँ, क्या हो गया, कुछ पागल है क्या? बेवकूफ, ये तो झूठ बोल दे तुम, जल्दी लिखो बस। ए भाई देख कौन आ रहा है कौन जा रहा है, स्पीकर देख रहा था, तो पेन नहीं चल रहा तो ऐसे क्या देख रहा है बेवकूफ, लिख कैसे रहा है, कैसे हमें क्या करना, जल्दी लिख राहुल, राहुल को गुस्सा भी आता पता है, कोई बात नहीं, आज थोड़ा बहुत गुस्सा लाजिमी है कि लोग पी जाते हैं अगर समुद्र खारा नहीं होता। हाँ, एम्प्टी इनकम्प्लीट एबॉर्शंस एंड हेमरेज, हाँ, एबॉर्शन का कॉम्प्लिकेशन हेमरेज है, एबॉर्शन का कॉम्प्लिकेशन, एमटी का मतलब एबॉर्शन, एबॉर्शन का कॉम्प्लिकेशन है, जैसे हमने कोई भी एबॉर्शन करवाया, चाहे डीएनसी करवाया, चाहे डीएनई करवाया, चाहे ड्रग दी, ये क्या होगा, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होगा, सर्विक्स डायलेटेशन होगी, तो ब्लीडिंग भयंकर हो सकती है, तो हेमरेज होगा, उसकी वजह से शॉक होगा। भाई ज्यादा हेमरेज होगा उससे क्या होगा, बॉडी में ब्लड कम होगा, उसको क्या, तो एबॉर्शन का कॉम्प्लिकेशन क्या है, हेमरेज, और हेमरेज की वजह से शॉक। ये तो मैंने कल बोला भी था ना शायद कि एबॉर्शन का कॉम्प्लिकेशन हेमरेज, हाँ, इसमें तो अंदर इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से शॉक में चली जाती है फीमेल, एबॉर्शन में आउटर ब्लीडिंग हो जाती पूरी, एबॉर्शन का कॉम्प्लिकेशन हेमरेज एंड शॉक। जब आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिवीजन करोगे 5 मिनट में हो जाना चाहिए, ध्यान रखना। हाँ सर, हाँ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कैसे हो सकती है, तो गजब बात बोली एकदम, आप आंसर बता के खुद बोल रहे हो, एसटीडी हो सकती है ना, एसटीडी की डेफिनेशन बोलना, एसटीडी की फुल फॉर्म बोल जाओ बस, ये इन्फेक्शन नहीं है किसका, नहीं एसटीडी का इन्फेक्शन किसका, नाक का, हाथ का, पैर का, या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, और फीमेल रिप्रोडक्टिव के ऑर्गन के इन्फ्लेमेशन को क्या बोलते हैं, पीआईडी। तो पीआईडी एक जनरल टर्म है कि किसी भी कारण से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का इन्फ्लेमेशन हो जाना पीआईडी है, रीजन कोई भी जाओ, बस एसटीडी से पीआईडी, एसटीडी भी एक पीआईडी है ना, अब समझ आ गई। पीआईडी क्या है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, फीमेल के पेल्विस में जो भी ऑर्गन है उसका इन्फ्लेमेशन हो जाना पीआईडी कहलाता है, कोच चाहे एसटीडी है, कोच चाहे कुछ भी है। पहले पेन होगा, फिर उसके बाद रप्चर होगा ना, हाँ, टाइमिंग 6 वीक, 6 वीक, हाँ, एलएमपी के फर्स्ट डे के 6 वीक बाद, प्रेगनेंसी कब से काउंट करते हैं हम, एलएमपी से 6 वीक, हाँ हाँ, मतलब बुक्स में, स्टैंडर्ड बुक में लिखा है 6 वीक, बाकी वेरी करता है, 5 से 6 रेंज, बट एग्जैक्ट आंसर 6 वीक माना इसका। हाँ, ये पीआईडी समझ में तो आया ना, पीआईडी का मतलब होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑर्गन का इन्फ्लेमेशन, बस, अब रीजन कुछ भी रहा हो वो सब पीआईडी के अंदर आता है, मतलब
लिख होगा। बोलो। तुम बहुत धीरे पढ़ रहे हो, मतलब इतना धीरे पढ़ रहे हो कि मैं धीरे बोलता हूँ वो भी मेरे को धीरे लगता है, सच में है। चले, ये मैं से बोल रहे, देखो आगे से सही था ना एक्शन, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे सर, सर फुर हो गए, बस खत्म। सर एंडोमेट्रियोसिस की डेफिनेशन लिखी नहीं थी, मैं क्या करूं, हो गया ना। तुम क्या बोलो यार, मेरा गला जा रहा है। मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ ना, उसके बाद मेरे को 2 घंटे तक अफसोस होता है कि मैं इतना क्यों बोलता हूँ, मेरा गला खराब, 2 घंटे बाद बोला ही नहीं जाता, क्लास पोडियम नीचे उतरने के बाद मेरे से बोला ही नहीं जाता। मैं अब चाहता हूँ कि मैं धीरे धीरे बोलूंगा एकदम मस्त, हमारे बाकी वाले टीचर आराम से बढ़िया, कोशिश करूंगा ना। हो गया, तो नहीं बात, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं, छोड़ो। क्या करोगे लिख के, पढ़ के, है ना, ऐसा बोलते होंगे ना, पढ़ लिख के क्या कर लो, इसलिए तो पढ़ना है, लोग बोलते हैं ना पढ़ लिख के क्या करो, इसलिए तो पढ़ना है। हाँ, हो गया। अब सुनो, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, रिस्पेक्ट हो गया ना, क्लासिफिकेशन टाइप जो भी बोलो यही है। देखो, यूट्रस के अंदर भी एक्टोपिक हो सकती है, लेकिन कहाँ कहाँ, पहले ये इसको छोटी चीजों को फिनिश कर लो। ये कभी नहीं आएगा, ये कभी नहीं आएगा, एग्जाम में आएगा एक्स्ट्रा यूटेराइन, और उसमें भी कौन सा, ट्यूबल, बस ये इसका ये टाइप, और इसके चारों, ट्यूबल में मोस्ट कॉमन, ट्यूबल में लिस्ट कॉमन, सीक्वेंस याद करनी है, फैलोपियन ट्यूब की सीक्वेंस। अगर फैलोपियन ट्यूब में होती तो सबसे ज्यादा कब, फिर कब, फिर कब, फिर कब, पहले अपन नहीं आता वो पढ़ ले एक बार। यूट्रस के अंदर कहाँ कहाँ, यूट्रस के अंदर कहाँ, देखो ये यूट्रस है, ये क्या है, ये कुछ नहीं है अभी, ये अभी कुछ नहीं है बाबू, इधर ध्यान, ये यूट्रस है, ऐसे होता है, ठीक। यूट्रस के इस पार्ट को बोलते हैं सर्विक्स, क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर भी हो सकती है बाई चांस इम्प्लांटेशन होने वाला था, गिर गया बाई चांस, एंगुलर यूट्रस के किसी एंगल्स में कहीं फंस जाए, किसी एंगल्स में कहीं छोटा मोटा एंगल्स हो वहां पर, तो भी कॉर्निया, इसको कॉर्निया बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में जो एंट्री होती है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर भी हो सकता है, या पहले किसी का सिजेरियन सेक्शन हो रखा है, तो सिजेरियन सेक्शन क्या होता है, या तो होता है यहाँ पर, या हो सकता है यहाँ पर, जैसे यूएससीएस भी हो सकता है, एलएससीएस भी हो सकता है, टीबी जैसा भी है, कहाँ पर कट लग रखा है, तो कट लगता है तो वहां पर जहां आपने शूटिंग कर रखी होती है, वहां एक अलग ही रहता है अंदर से रफ रफ जगह, तो वहां पर भी बाई चांस यहाँ किसी स्कार, स्कार का मतलब समझते हो, पुराना निशान, घाव, ऑब्लिटेंस, तो सिजेरियन के स्कार पर भी हो सकता है। ये सब वेरी रेयर है। ऑल ओवर जितनी भी प्रेगनेंसी फैलोपियन ट्यूब वाली होती है, जितनी भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, उसका सिर्फ 1.5%, सिर्फ डेड, मतलब कोई लाखों करोड़ों में एक आध में ऐसा कोई देखने को मिलेगा। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा इधर अब आता है एक्स्ट्रा यूट्रस से बाहर कहाँ कहाँ हो सकती है, यूट्रस से बाहर में भी सबसे रेयर पढ़ लेते हैं। यूट्रस से बाहर एब्डोमेन में भी बाई चांस हो सकती है, अगर हुई तो कहाँ हो सकती है, एब्डोमेन में। एब्डोमेन में भी दो, प्राइमरी या सेकेंडरी, प्राइमरी तो होती नहीं है, सेकेंडरी का मतलब पेरिटोनियम के अंदर, प्राइमरी का मतलब पेरिटोनियम के अंदर, सेकेंडरी का मतलब पेरिटोनियम से भी बाहर। ये बहुत रेयर चीज है, सिर्फ किताबों में होने के चांसेस कम से कम है। अब आते हैं यहाँ एक्स्ट्रा यूट्राइन एब्डोमेन चला गया, अब ये है यूट्रस, यूट्रस की ये फैलोपियन ट्यूब, ये ओवरी। तो कई बार क्या होता है, ये एम्पुला है जैसे यूट्रस का सेकंड पार्ट, इधर से सेकंड और इधर से थर्ड, फर्स्ट इंटरस्टिशियल, सेकंड इस्थमस, थर्ड एम्पुला, फिर इन्फेंटिबुलम, इस पार्ट को बोलते हैं एम्पुला। तो इधर से स्पर्म, इधर से ओवम आया, यहाँ पर फर्टिलाइज हुआ और यहीं पे हो जाए तो उसको तो हम बोल देते हैं एम्पुला वाला पार्ट। अब ओवेरियन में इधर से स्पर्म आया, इधर से ओवम आया, जाना चाहिए था इसको 5वें दिन किधर, यूट्रस में, ये रवान हो गई उल्टे रास्ते। हो सकता है ना बाई चांस, हो सकता है। भाई दर्द की गोली को कैसे पता, कई बार हमारे सर में दर्द होता है, दर्द की गोली को पता होता है ना, वो वैसे अपने आप जगह ले लेती है, वहां चली जाती है। ऐसा थोड़ी कि दर्द की गोली सर में दर्द देता है, अपन गोली खाने के बाद उल्टे हो जाते हैं, ऐसा होता है कोई, कोई नहीं होता ना। तो ऐसा 1% ऐसा उल्टा हो गया दर्द की गोली में, क्या हुआ, तो मैं दर्द की गोली को कंफ्यूज कर रहा हूँ, मेरा दर्द तो यहाँ पर है, मैं यहाँ से उल्टा हो रहा हूँ, सर में जाती है पैर में देखता हूँ, लेकिन कहीं नहीं जाएगी, तू ही कहीं जाएगा। तो ओरिजिन में उल्टी आ गई ऐसे, ऐसा भी हो सकता है, डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, डिसऑर्डर का मतलब एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लव एंड वॉर, दिस इज वर्ल्ड वॉर, यस और नो। ठीक है, अब आता है ट्यूबल प्रेगनेंसी, ट्यूबल इज मोस्ट कॉमन, जितनी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है उसमें 97% चांस है कि फैलोपियन ट्यूब में होगी, इन चारों जगह में, चाहे इन्फेंटिबुलम में हो, चाहे एम्पुला में हो, चाहे इस्थमस में हो, चाहे इंटरस्टिशियल में हो। इस 97 में सबसे ज्यादा कहाँ होगी, उसके बाद इस्थमस, उसके बाद फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में सबसे लिस्ट कॉमन एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, फैलोपियन ट्यूब का कौन सा मोस्ट कॉमन पार्ट है जहां एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, सेकंड मोस्ट कॉमन कौन सा है। ये तीन तो पूछे जा सकते हैं, ये बीच में ही रह जाएगा, या तो जो सबसे कम नंबर लाता है उसको याद करते हैं, या टॉप वाले 2-3 को याद करते हैं, जो, समझ गए, ऐसे ही होता है। अब ये क्लासिफिकेशन गलत है क्या, सही तो है। ब्रेक के बाद भी हम ही आएंगे, झेल लोगे सब 4.5-5 घंटे, परेशान तो नहीं हो जाओगे। कोई बोल रहा है बेवकूफ क्यों आ रहा है, हमें तो रवि शर्मा सर का इंतजार था, वो पीडीएफ पढ़ाएंगे, तुम क्यों आ रहे हो, ऐसे सोच रहे होगे ना। देखो, हाँ भाई सोच, बिल्कुल क्या है, सोचने दो ना भाई, 2 क्लास होती है तो बोरिंग होता ही है, मैं मानता हूँ, बट आपकी मर्जी।
आई डोंट केयर, मैं तो आऊंगा। लिखो लिखो लिखो। जी मैम, मिटा दूं? मिटा दूं? अब ऐसे बोलो मिटाओ। हटाना और मिटाना अलग अलग होता है क्या? नहीं सर, मिटाना नहीं है, हटाना है। मिटाना नहीं, हटाना है, बात एक ही है। रास्ते से हट जाओ। नोट्स को बोल रहे हैं, मेरे को नहीं। कोई ना, बोलो। मैम जल्दी बना लो, अभी बोलोगे नोट्स नहीं, अभी तो एक वर्ड नहीं लिखा है। अभी सोच रहे हैं मैं कौन सा तीर पहले बनाऊं। अरे एक तीर बना के रुक गई। मैं कौन सा तीर पहले बनाऊं? अरे तीर के चक्कर में कमान चल जाएंगे, जल्दी लिख लो। तुम वही करते रहो। कैसे भी लिखो, नोट्स बनाने अपने को है। इतना आराम से बना रहे हैं जैसे कोई, हाँ ठीक है, क्या है। जिस फैक्टर में मोस्ट कॉमन पीआईडी कर दिया था ना हेडिंग में, ऐसा नहीं हो तुम पीआईडी को भूल जाओ और बाकी पंचायती करते रहो, सब स्मोकिंग याद रखते रहो। स्मोकिंग से होता है थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस, जिसको बोलते हैं बर्गर डिजीज। क्या बोलते हैं? कैसे कैसे नाम है स्मोकिंग से, तो बर्गर डिजीज, बर्गर खाने से मोटापा है। देखो आप सोचो है, सच में ज्यादा बर्गर खाने से बर्गर के पेड़ जैसे हो जाते हैं हम, होते हैं ना। जल्दी जल्दी देखो, मेरे पुष्पा 2 देखने जाना है आज। मजाक कर रहा हूँ। मैंने आशीष सर को बोला था, बट आशीष ने बोला आज तो छुट्टी है, मैं तो। हाँ, सर बोला आज सुबह सुबह मैंने क्लास ली, शाम को दो दोनों आप ही लेना। मैं तो आज पता नहीं क्या कुछ काम बताया होगा, क्या पता, मुझे याद नहीं है। कुछ कुछ। हम्म, मैंने आशीष सर को बोला अपन चलते हैं आज। कल मेरे को बोला था चले, मैंने कहा आज मैं थका हुआ हूँ 2 क्लास लेके, कल चलेंगे। आज मैंने बोला सर ने बदला ले लिया, अब कल देखते हैं। जिस दिन हमारे दोनों का बराबर ट्यूनिंग बैठेगा उसी दिन जा पाएंगे, तब तक पुष्पा 2 पूरा नहीं हो जाएगी। हो गया। बस ट्यूबल प्रेगनेंसी वाला याद रखना है। इसके अलावा कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ सकता, इस बात की पूरी गारंटी है। 98.5% चांस है कि वो 1.5% वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, और 98.5% चांस है कि ये क्वेश्चन आएगा जो इधर है, 97 वाला है पूरा। सोच लो। तुम कहीं जाओ ना कभी ऐसे, जिस कॉलेज में पढ़े हो सिलेक्शन होने के बाद, उस कॉलेज में जाके बोलना मैं ये टॉपिक पढ़ाना चाहता हूँ, चाहे कार्डियो हो, चाहे रेस्पिरेटरी हो, चाहे ओबीजी हो, चाहे सीएचएन हो, और टीचर को बोलना आप बैठो पीछे, यू जस्ट लिसन टू मी, टॉक टू यू लेटर। फिर देखना वो खुद बोलेगा आप शाम को नोट्स देना मेरे को। ये मेरी बात, इस बात की गारंटी, आपको बोलेंगे नोट्स सेंड करना यार, थोड़े से मैं देख लूँ, मेरे पास सब है, बट बच्चों को देंगे। बच्चा खुद ही है, खुद को देखना है। सच कह रहा हूँ, सच में। तुम जाओ ना कभी, आगे बढ़े। हो गया, अरे डन। अब हम पढ़ेंगे साइन एंड, देखो क्लासिकल ट्राइड, पेन होगा ई, कह रहा पेंकर पेंकर पेंकर, मेजर साइकिल एब्सेंट होगा, और वेजाइनल ब्लीडिंग भी होगी। इस तीनों को बोलते हैं क्लासिकल ट्राइड। एमनोरिया को डिले मेंसेस भी बोलते हैं, क्योंकि मेंसेस साइकिल नहीं आएगा ना बाद में, जब प्रेगनेंसी खत्म हो जाएगी तो अचानक से आ भी सकता बाद में, तो एमनोरिया डिले मेंसेस एक ही बात है। याद हो गया। आप ऐसे एक ट्रायंगल बना के भी लिख सकते हो, एक के ऊपर पेन, एक के ऊपर एमनोरिया, एक ऊपर वेजाइनल ब्लीडिंग, जैसे वो लिखते हो आप एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड लिखते हो, तो वैसे ट्राइड बना के एक त्रिभुज बना के एक एक एंगल पे कुछ कुछ लिख सकते हो, आपको अच्छा लगे तो। वो ज्यादा ठीक रहता है याद करने में, है ना। सही कहा ना, सही कहा ना। थैंक यू। आज क्या पढ़ा, ऑन्कोलॉजी डिजीज या ड्रग्स? आज कौन सी ऑन्कोलॉजी का डिजीज पढ़ी? ब्रेस्ट कैंसर ना, ओवेरियन। वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ा। अडल्ट में मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर ग्लियोमा, ग्लियोमा। अडल्ट में मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर इज ग्लियोमा। कभी भी न्यूरॉन का कैंसर नहीं होता, हमेशा ग्लियल सेल का होता है। न्यूरॉन का कभी भी कैंसर कभी नहीं होता, न्यूरॉन आगे जाके मतलब ग्रो नहीं करते, कैंसर ग्रोथ नहीं होती। न्यूरॉन का तो सपोर्टिव टिश्यू होता है, उसको बोलते हैं ग्लिया, है ना। ग्लियल सेल का टिश्यू उसको बोलते हैं ग्लियोमा ना। ओवेरियन कैंसर में मेन साइन एब्डोमिनल
मेन साइन क्या एक दिन अपन डिस्कस किया था, याद आ रहा हो तो मैंने कहा तुम लोग सब इधर डापा चुक हो जाओगे, उसके अंदर एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। ये अपने क्वेश्चन आया हुआ अभी लेटेस्ट में आया था, और एनक्लेक्स सॉन्डर्स में भी ये क्वेश्चन, एनक्लेक्स सॉन्डर्स में ये क्वेश्चन एज इट इज, एक दो ऑप्शन मेंस्ट्रुएशन साइकिल की एब्नॉर्मलिटी है और एक एब्डोमिनल का, जैसे आप विल्यम्स ट्यूमर पढ़ते हो, विल्यम्स ट्यूमर का दूसरा नाम, अरे विल्यम्स, WILMS विल्यम्स, 3 साल के बच्चे की किडनी का ट्यूमर हो जाता है, उसको 3 साल, कितने साल के बच्चे की, ये भी क्वेश्चन आया, विल्यम्स ट्यूमर कब डायग्नोस करते हैं, 3 साल की एज में पता चलता है, उसको बोलते हैं नेफ्रोब्लास्टोमा। क्या बोलते हैं, नेफ्रोब्लास्टोमा में क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, दबाना नहीं है, उसको पाल्पेट फ्रैक्चर हो जाएगा ना। आगे बढ़े, वेजिनल ब्लीडिंग कम कम ही होती है बट होती है, स्पॉटिंग्स में भी स्लाइट, और उसके बाद कंटिन्यू, ये बातें होगी 3, लिखो जल्दी जल्दी, ये 3 बातें लिख ली, फास्ट सुपर फास्ट। सर आगे बढ़े, अब देखो और क्या क्या, देखो साइन सब याद होना चाहिए, मैंने 6 7 बताए, 3 तो हो गए, और शॉक और कोलिन साइन और एम सॉ को देखा टेकिकार्डिया और हाइपोटेंशन, शोल्डर में रेडिएशन, चलो क्या क्या लिखा है, शोल्डर टिप पेन, क्यों, डायफ्रागमेटिक इरिटेशन बिकॉज ऑफ हीमोपेरिटोनियम। सुनो लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है, समझने का तरीका इजी रखना पड़ता है, लैंग्वेज थोड़ी कैसे, हीमो का मतलब होता है ब्लड, पेरिटोनियम का मतलब होता है पेरिटोनियम में, जब यहां ब्लीडिंग होगी तो ब्लीडिंग आ जाएगी पेरिटोनियल कैविटी में, उससे डायफ्राम इरिटेट होगा, उसकी वजह से शोल्डर टिप में भी पेन होगा, वोमिटिंग, फेंटिंग अटैक, जब अचानक से ब्लड लॉस होता है, पहले सुनो फेंटिंग अटैक क्या होता है, जब हमारी बॉडी में अचानक से ब्लड लॉस होता है तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई रुक जाती है, तो ऐसे अनकॉन्शियस जैसा फील आता है, ट्रांजिट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जैसा फील आता है, फेंट करना, चक्कर आ जाना, मतलब अचानक से ब्रेन में ब्लड सप्लाई नहीं होती तो फेंटिंग ऑफ कॉन्शियसनेस है ना, उसको हम बोलते हैं फेंटिंग जैसा फील आता है, फेंट करना, चक्कर, हमारी बॉडी में अचानक से ब्लड लॉस होता है तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई रुक जाती है, तो ऐसे अनकॉन्शियस जैसा फील आता है, ट्रांजिट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जैसा फील आता है, फेंट करना, चक्कर आ जाना, मतलब अचानक से ब्रेन में ब्लड सप्लाई नहीं होती तो फेंटिंग का मतलब है लो ब्लड सप्लाई इन द ब्रेन, है ना, उसको हम बोलते हैं फेंटिंग। सिंकोपल अटैक वही ट्रांजिट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ट्रांजिट सिंकोप का मतलब होता है ट्रांजिट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बस वही ब्रेन ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से कुछ सेकंड के लिए। एक फीमेल है 45 ईयर को क्रॉस करके उसको मेनोपॉज हो रहा है ना, मेनोपॉज का क्लासिकल साइन क्या है, हॉट फ्लैशेस, क्या है, हॉट फ्लैशेस, द क्लासिकल साइन ऑफ मेनोपॉज। जब फीमेल को मेनोपॉज हो रहा होता है तो एफएसएच बढ़ जाता है ना, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक पे काम करता है एफएसएच, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम होगा क्योंकि वही में वो ओम नहीं बनेगा ना, तो एफएसएच ज्यादा सीक्रेट होगा ना, एफएसएच उसको स्टिमुलेट करेगा, एफएसएच एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है, इस चक्कर में इस हार्मोन की वजह से फीमेल को ऐसे अनबियरेबल अनटोलेबल गर्मी लगेगी 2 3 मिनट के लिए, इरिटेशन होगा, गुस्सा आएगा, उसको बोलते हैं बिकॉज ऑफ वेसोमोटर एरिया एक्टिवेट होता है, जैसे इसमें लिखा ना रिफ्लेक्स वेसोमोटर डिस्टर्बेंस, ब्रेन का वेसोमोटर एरिया डिस्टर्बेंस होता है, अनटोलेबल अनबियरेबल वार्मनेस एंड इरिटेशंस इज कॉल्ड हॉट फ्लैशेस, ये मेनोपॉज का क्लासिकल साइन है। ठीक है, ठीक नहीं है, नहीं है तो मैं क्या करूं, चुप है, मान गया, आगे बढ़े, हम आगे बढ़ सकते हैं ना, और क्या क्या देखते हैं अपन, 2 3 साइन और लिखवा देता हूँ, फिर दूसरे साइन लिखना, ये तो लिख लिया सबने, शॉक कौन सा शॉक, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, ऐसा कौन बंदा है जो मुझे हाइपोवोलेमिक शॉक के कितने साइन बता सकता है, कितने साइन बताइए, तो बहुत बेसिक सबसे स्टार्टिंग में, कौन बता सकता है हाइपोवोलेमिक शॉक का पहला साइन क्या है, टेकिकार्डिया या हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया, जब भी हमारी बॉडी में इंटरनल ब्लीड होने लगती है सबसे पहले हार्ट रेट बढ़ती है, सबसे पहले हार्ट कंपनसेटरी मैकेनिज्म से धड़कना ज्यादा शुरू होता है कंपनसेशन के लिए, हाइपोवोलेमिक शॉक के कितने साइन बता सकते हो,
कम से कम 15 कोई बता सकता है? सब एक से रिलेटेड ही है। 10 तो मिनिमम कोई बताना चाहे तो। फॉर एग्जाम की पहली पसंद है हाइपोवोलेमिक शॉक और न्यूरोजेनिक शॉक। आपको पता है न्यूरोजेनिक शॉक में कभी भी टेकिकार्डिया नहीं होता, ब्रेडिकार्डिया होता है। स्किन कभी भी कूल कभी भी, ये न्यूरोजेनिक शॉक के दो क्लासिकल साइन है। कभी भी कूल नहीं होती स्किन और कभी भी टेकिकार्डिया नहीं होता है ना, वार्म स्किन रहती है और ब्रेडिकार्डिया, ये न्यूरोजेनिक शॉक का साइन है। स्पाइनल शॉक का यही साइन है। हाइपोवोलेमिक शॉक में स्किन ठंडी रहती है, परफ्यूजन नहीं हो पाता। अब बताओ हाइपोवोलेमिक शॉक के साइन बता दे, पक्का नॉर्थ साइड में आएगा। कोई एक जना खड़ा हो जाओ और बताओ कौन आप? विनय प्रजापति। हाँ हाँ, क्या? हीमो कंसंट्रेशन, वेरी गुड, हीमो कंसंट्रेशन हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और जुगुलर वेन फ्लैट हो जाएगी, वेरी गुड, 2। ड्राई स्किन 3, म्यूकस ड्राई हो जाएगा 4, स्किन टर्गर लॉस हो जाएगा, स्किन खंचने लगे उसको बोलते हैं टेंटिंग ऑफ स्किन। क्या बोलते हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई का दूसरा नाम होता है टैकी, TACHY, टैकी म्यूकस मेम्ब्रेन आजकल ज्यादा आता है पेपर में। हाँ 6। और टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन और ओलिगोयूरिया। भाई हार्ट में ब्लड ही नहीं है तो किडनी को जाएगा नहीं, किडनी को जाएगा नहीं तो किडनी बनेगी क्या? यूरिन आउटपुट कम बिकॉज़ ऑफ डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो। और कूल एंड काम बॉडी। हाँ और है यार, ठीक है चलो। और ये कुछ खासा और एक दो चीज इंपॉर्टेंट बाकी है। मेंटल अल्टर, नॉट मेंटल अलर्ट, मेंटल अल्टर। ब्रेन में ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो कॉन्शियसनेस प्रॉब्लम, मेंटल अल्टरेशंस। और हाँ हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट। CFT बढ़ेगा कम होगा, CFT बढ़ेगा कम होगा हाइपोवोलेमिक शॉक में। अरे CFT का मतलब होता है कैपिलरी फिलिंग टाइम। एग्जांपल के लिए ये मेरा हाथ है, इसको मैं दबाऊं, नॉर्मली छोड़ूं, 3 सेकंड के अंदर पिंकनेस रिटर्न आ जाती है, ये नॉर्मल। इसका मतलब मेरे टिश्यू को ब्लड सप्लाई प्रॉपर है। दबाया छोड़ा, विद इन 3 सेकंड, CFT लेस देन 3 सेकंड इज नॉर्मल। आप देखना किसी शॉक वाले पेशेंट को ऐसे दबाओगे 4 5 6 7 सेकंड तक पिंकनेस वापस नहीं आती, इसका मतलब ब्लड सप्लाई नहीं है, परफ्यूजन पुअर है। CFT बढ़ जाना हाइपोवोलेमिक शॉक का साइन है। इंक्रीज CFT, कैपिलरी फिलिंग टाइम बढ़ जाना। और एक और है, वीक वायरी 3D पाइरिफॉर्म। पल्स वॉल्यूम का स्कोर कितना हो जाएगा? 1। पल्स वॉल्यूम का टोटल स्कोर होता है 0 1 2 3 4। 0 का मतलब तो एब्सेंट, 1 का मतलब वीक। जब कभी भी किसी भी पर्सन का स्ट्रोक वॉल्यूम कम होता है, मतलब कार्डियक आउटपुट कम है तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम है, स्ट्रोक वॉल्यूम कम है तो परफ्यूजन प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर नहीं है तो हाथ लगाओगे आप तो आपको पल्स एकदम वीक फील होगी। रेट नहीं, रेट तो बढ़ी हुई, वॉल्यूम कम फील होगा। एक और ये स्कोर होता है, पल्स वॉल्यूम का स्कोर होता है। पल्स वॉल्यूम का स्कोर कितना होगा? 1। नॉर्मल कितना होता है? 2। इंक्रीजिंग को कितना बोलते हैं? 3। और ज्यादा फ्लूइड होता है कितना? बाउंडिंग, 4 को बाउंडिंग बोलते हैं। ये सर्कुलेटरी ओवरलोड का साइन है। इसमें स्कोर कितना होगा? 1। डिहाइड्रेशन को ही हाइपोवोलेमिक शॉक का साइन बोलते हैं ना, तो डिहाइड्रेशन में पल्स वॉल्यूम स्कोर 1, इसको बोलते हैं वीक वायरी या 3D या पाइरिफॉर्म पल्स। और बताओ एक बाकी है? कम हो जाएंगे, हाँ बॉल मूवमेंट कम हो जाएंगे, जीआई मोटिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि फ्लूइड ही नहीं है। और अगर किसी को हाइपोवोलेमिक शॉक हुआ है तुरंत, तो उसमें सोडियम बढ़ा हुआ मिलेगा कम? बढ़ा हुआ मिलेगा। कम कैसे मिलेगा? हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ मिलेगा, कम कैसे मिलेगा? बिकॉज ऑफ हीमो कंसंट्रेशन, फ्लूइड लॉस हुआ है। सोडियम हीमोग्लोबिन आरबीसी लॉस थोड़ी हुआ है। तो पहले हीमोग्लोबिन 12 था, तभी 14 आएगा। मैं आपके सामने कराऊं, अगर आज मेरा हीमोग्लोबिन 12 है, भयंकर डायरिया वोमिटिंग हो जाएगी, एक घंटा बाद चेक करो तो हीमोग्लोबिन 13 14 आएगा, कम नहीं आएगा, ज्यादा आएगा क्योंकि फ्लूइड लॉस हुआ है। आरबीसी तो वही है ना बॉडी में, उसको बोलते हैं हीमो। हीमो कंसंट्रेशन का मतलब है ब्लड क्या हो गया? गाढ़ा हो गया। इसका मतलब डिहाइड्रेशन में, हाइपोवोलेमिक शॉक में विस्कोसिटी ब्लड की कम होती है ज्यादा, ब्लड गाढ़ा होगा, इसका मतलब विस्कोसिटी बढ़ेगी। 15 साइन हो चुके हैं, एक अभी भी बाकी है, शॉक इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स? शॉक इंडेक्स बढ़ता है। क्या होता है शॉक इंडेक्स का फॉर्मूला? कौन बताएगा? हाइपोवोलेमिक शॉक में शॉक इंडेक्स बढ़ता है। नॉर्मल शॉक इंडेक्स कितना होता है? नॉर्मल शॉक इंडेक्स कितना होता है? 0.6 से 0.5 से 0.7, या सीधा पूछ ले तो 0.6, 0.5 से लेकर 0.7 के बीच में होता है नॉर्मल। शॉक इंडेक्स का फॉर्मूला याद करो, अपने आप निकल जाएगा। हार्ट रेट बटा सिस्टोलिक बीपी। शॉक इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? अपनी हार्ट रेट में सिस्टोलिक बीपी से डिवाइडेशन का आंसर आएगा, उसको बोलते हैं शॉक इंडेक्स। अपनी नॉर्मल हार्ट रेट कितनी? नॉर्मल कितनी? नॉर्मल हार्ट रेट कितनी? नॉर्मल सिस्टोलिक बीपी कितनी? इसका आंसर आएगा 0.6। अगर किसी पर्सन की बीपी नॉर्मल है, हार्ट रेट नॉर्मल है, तो शॉक इंडेक्स 0.6 होगी। कितनी होगी? 0.6। अब हाइपोवोलेमिक शॉक में जाना, हाइपोवोलेमिक शॉक में हार्ट रेट क्या होती है? बढ़ती है। तो जब भी ऊपर वाली चीज को बढ़ाते हो तो ये भी बढ़ता है। एग्जांपल करके देख लो, 72 से कितनी करो आप बता दो, और कितनी भी करो बढ़ा दो, चाहे 100 कर ले, ये 100। अब बताओ हाइपोवोलेमिक शॉक में बीपी बढ़ती है कम होती? तो कम कर लो, कितनी करें? कितनी भी करो, चाहे एक भी कम करो, कम होगी ना 120 से। एग्जांपल के लिए कर ली 100, 100 बटा 100 कितनी हुई? नॉर्मल शॉक इंडेक्स कितनी होती है? अब कितनी है? तो जब जब हाइपोवोलेमिक शॉक होगा, जब जब डिहाइड्रेशन होगा, शॉक इंडेक्स बढ़ेगी। शॉक इंडेक्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए, बढ़ती है कम होती है ये भी पता होना चाहिए। समझ आ गई बात? ये 16 17 साइन होते हैं, यही डिहाइड्रेशन के साइन है, यही हाइपोवोलेमिक शॉक के साइन है। समझ में आई? डिहाइड्रेशन के साइन और हाइपोवोलेमिक शॉक के साइन ऑलमोस्ट सेम, बस यूरिन आउटपुट में ऐड करना है। घंटे से पूछ ले तो लेस देन 30 ml पर आवर, पर केजी पर आवर पूछ ले 0.5 ml पर केजी पर आवर से कम हो जाना हाइपोवोलेमिक शॉक या डिहाइड्रेशन का साइन है। पर घंटे से पूछ ले तो 30 ml पर आवर से कम हो जाना, लेस देन 30 ml पर आवर से कम। पर केजी से पूछ ले तो नॉर्मल पर्सन का वेट होता है 60 केजी, कितना होता है? तो 60 केजी को 30 ml से डिवाइड करोगे आंसर आता है 0.5। तो पर केजी से करोगे तो 0.5 ml पर केजी पर आवर से कम को हम ओलिगोयूरिया की कैटेगरी में रखते हैं, डिक्रीज रीनल परफ्यूजन की कैटेगरी में
ये 17, 18, 16 जितने भी साइन है ये आपको याद रखने चाहिए कि हाइपोवोलेमिक में देखने को मिलते हैं। इस प्रकार का कैसा भी साइन आएगा आपका पेपर में गलत नहीं होगा, इतना कॉन्सेप्ट होगा। चलो ठीक है, ओके डन। तो हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया। अब लिख दो अगर ट्यूब रप्चर हो जाए कौन सा साइन आएगा? कुलेन साइन को बोलते हैं ब्लूइश डिस्कलरेशन इन पेरी अम्बिलिकल एरिया। ये और कौन सी डिजीज में देखने को मिलता है? पेरी का मतलब होता है चारों तरफ, है ना? पेनक्रियाटाइटिस में क्या क्या बढ़ता है? एमाइलेज, लाइपेज एंड मे बी ब्लड शुगर। क्योंकि पेनक्रियास खराब होगा तो हो सकता है बीटा सेल काम ना करे, और बीटा सेल काम ना करे तो इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होगा, और अगर बाई चांस नहीं हुआ तो ब्लड ग्लूकोज भी बढ़ सकता है। कम क्या होगा? ब्लड कैल्शियम। ब्लड कैल्शियम पेनक्रियाटाइटिस में तो याद रखना एक बात कान खोल के, हाइपरकैल्सीमिया पेनक्रियाटाइटिस के बहुत सारे कॉज में से एक कॉज है। हाइपरकैल्सीमिया की वजह से पेनक्रियाटाइटिस होता है, लेकिन पेनक्रियाटाइटिस होने के बाद में हाइपोकैल्सीमिया होता है। तो सिम्टम्स ऑफ पेनक्रियाटाइटिस इज हाइपोकैल्सीमिया एंड द कॉज ऑफ पेनक्रियाटाइटिस इज हाइपरकैल्सीमिया। पेनक्रियाटाइटिस में खूब कॉज है, उनमें से एक कॉज हाइपरकैल्सीमिया भी है। समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो क्वेश्चन कैसे आएगा? या तो आएगा ऑल ऑफ द अबव में, या आएगा एक्सेप्ट में, कि बताओ पेनक्रियाटाइटिस में क्या क्या बढ़ता है। तो आप बोलोगे तीन चीजें बढ़ती है, ग्लूकोज, एमाइलेज, लाइपेज। बताओ कम क्या होता है? कैल्शियम। समझ आई? समझ में आई क्या? पेनक्रियास कौन कौन से तीन एंजाइम बनाता है? एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन क्यों नहीं बढ़ता भाई? एमाइलेज और लाइपेज तो पेनक्रियाटाइटिस में बढ़ जाता है, ट्रिप्सिन क्यों नहीं बढ़ता? एमाइलेज किसके लिए रिस्पांसिबल है? कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म। तो पेनक्रियाटाइटिस होता है तो कार्बोहाइड्रेट का से भी मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता। और पेनक्रियाटाइटिस पेनक्रियास से और कौन सा निकलता है? लाइपेज। लाइपेज किसका मेटाबॉलिज्म करवाता है? फैट का। किसका? तो पेनक्रियाटाइटिस हो जाए तो फैट का भी मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, अगर लंबे समय से बाई चांस डक्ट डेफिशिएंसी हो तो नहीं हो पाता। तो कितना भी कार्बोहाइड्रेट खा लो और फैट खा लो, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, उसको बोलते हैं माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम बोलते हैं उसको। ट्रिप्सिन आता है, वो किसका मेटाबॉलिज्म करता है? प्रोटीन का। तो पेनक्रियाटाइटिस में तो तीनों इफेक्ट होंगे, ये ब्लड में आया नहीं, ये मतलब इंटेस्टाइन में आया नहीं, तो एमाइलेज नहीं आया, लाइपेज नहीं आया, तो ये रह गया पेनक्रियाज में। तो ये वेन के थ्रू हार्ट में चला गया, हमने लिया ब्लड सैंपल, तो उसमें एमाइलेज लाइपेज बढ़ा हुआ गया। ट्रिप्सिन इसलिए नहीं बढ़ता, ट्रिप्सिन इज प्रोटीन, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करने वाला एक एंजाइम है ना? तो जब ट्रिप्सिन एंड पेनक्रियाज में ज्यादा होता है, एमाइलेज लाइपेज तो क्या करता है? ब्लड में चले जाते हैं। इधर नहीं मिली, इंटेस्टाइन में आने की जगह नहीं मिली, तो वो मेरे सर्कुलेशन के थ्रू ब्लड में चले गए। ट्रिप्सिन एक प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करता है, तो इसको इंटेस्टाइन में खाने के लिए नहीं आने दिया आपने, क्योंकि हो सकता है डक्ट ब्लॉक हो गई, पेनक्रियाटाइटिस हो गया, स्वेलिंग हो गई, ड्यूडेनम में नहीं आया, तो प्रोटीन का डाइजेशन नहीं कर पा रहा, तो वो पेनक्रियाज को खाने लग जाता है। उसको बोलते हैं ऑटो डाइजेशन ऑफ पेनक्रियाज। और जब अगर किसी में ऐसा हो जाए उसको बोलते हैं नेक्रोटाइजिंग पेनक्रियाटाइटिस। क्या बोलते हैं? ऐसा पेनक्रियाटाइटिस जिसमें पेनक्रियाज का नेक्रोसिस हो जाता है उसको बोलते हैं नेक्रोटाइजिंग पेनक्रियाटाइटिस। कि ट्रिप्सिन पेनक्रियाज को ही खाने लग जाता है, सेल्फ ऑटो डाइजेशन या ऑटो डाइजेशन बोलते हैं या सेल्फ डाइजेशन बोलते हैं उसको। तो ट्रिप्सिन की फीचर्स होती है कि इसको चाहिए, किसको चाहिए? इसके खून मुंह लग गया है, पहले बाहर का शिकार करेगा, नहीं मिलेगा, अपने घर वाले को, अपने घर वाले जो उसको पैदा करता है उसको खा जाता है, पेनक्रियाज को खा, जिसकी वजह से पैदा हो रहा है उसको खा जाता है ट्रिप्सिन। ऐसे ही दुनिया है, बदमाश दुनिया है। और क्या क्या साइन आता है? ट्यूबल रिंग साइन आ सकता है, ये कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं होता, पर यूएसए में ऐसा देखने को मिलता है। फैलोपियन ट्यूब ऐसी फूली हुई, ठीक है देख लो क्या कर सकते हैं, प्लीज फास्ट। देखो एक्टोपिक प्रेगनेंसी पूरा करना, पूरे 2.5 घंटे तो मैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी खिला दी मेरे को, मैं बोल रहा था 1 घंटे की है, इतना दिए कोई पढ़ा था क्या ज्ञान के चक्कर में? अब मैं वापस आऊंगा 2 घंटे की क्लास में, जीटीडी तो पूरा करूंगा ही करूंगा, जो इससे ज्यादा बड़ा है, उसके अलावा भी और कुछ लपेटूंगा, कंपलसेट तो करूंगा भाई। जब तुमने एक्टोपिक में इतना टाइम लगाया है तो इसका भरपूर्ति कहीं ना कहीं तो होगी, सबका बदला लिया जाएगा। अब आज जब पुष्पा 2 कैंसिल होगी फिर है? नहीं जाते हुए सोच तो सकते हैं ना, जाते नहीं है बात अलग है, मन में तो सोच सकते हैं देखने जाएंगे। हाँ अरे आगे बढ़ू, मैं ज्यादा बोल बोल के मेरी जबान अटकने लग गई, मैं बोलना क्या चाहूँ, आगे बढ़ू की जगह कुछ और निकल जाए, मतलब अटक, प्लीज बुरा मत ऐसे मत समझो, बोलना नहीं आता बेवकूफ, मेरा अटक गई है जबान, इसको बोलते हैं बुढ़ापा आ गया सच में। इंटरेंस अब सुनो, डायग्नोसिस, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस भी लिख लो। क्या था? क्या था? जल्दी फास्ट, ये हो गया डायग्राम आता है, मैनेजमेंट जल्दी करो प्लीज, प्लीज 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 जल्दी कर लो बाप जी। हो गया वेल, अब क्या रह गया? अब हो गया, इतना चिन्ह ग्राफी ग्राफी रहा है, अब हो गया, मिटा दो। अब आता है, सुनो मैनेजमेंट वालों, पहले सुन लो, पहले तो लिख दो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, मीथो
अच्छा मीथोट्रेक्सेट क्या करती है, और अगर हमने कौन सी ड्रग नहीं खाई तो न्यूरो ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है प्रेगनेंसी में। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये दिन है तो ये रात है। इसका मतलब वो ग्रोथ करवाती है, वो स्पाइनल कॉर्ड बनाती है, ये बनाने को रोकती है बॉडी के ऑर्गन। इसका मतलब ये हुआ प्रेगनेंसी में कभी भी मीथोट्रेक्सेट नहीं देते, सिर्फ प्रेगनेंसी को रोकनी है तो देते हैं। इसका मतलब कोई भी एंटी कैंसर ड्रग प्रेगनेंसी में वैसे कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, एंटी कैंसर ड्रग वैसे प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। फिर भी मीथोट्रेक्सेट ड्रग एक्टोपिक प्रेगनेंसी की ड्रग ऑफ चॉइस है, मान लिया। अगर हम किसी को मिथाइलिन देते हैं तो बेड साइड क्या रखते हैं, प्रोटामिन सल्फेट। अगर साइनाइड की पॉइजनिंग हो जाए तो बेड साइड क्या होना चाहिए, एमाइल नाइट्रेट। कॉपर की हो जाए तो डीपेनासिलामाइन, बेंजोडाइजेपिन की हो जाए तो क्लोमेजनिल, बोलते हैं ना ऐसा। और इसकी फाइजोस्टेगमाइन, आर्सेनिक, मशरूम की हो जाए तो एट्रोपिन, टेंसिलॉन की एंट्रोपोनियम की हो जाए तो एट्रोपिन सल्फेट, एसिटामिनोफेन पीसीएम की हो जाए तो एन-एसिटिल सिस्टीन, विटामिन की वॉर्फेरिन की हो जाए तो विटामिन के, ऐसा बोलते हैं ना। तो मीथोट्रेक्सेट का देते हैं, बेड साइड क्या रखना है। मीथोट्रेक्सेट का एंटीडोट क्या है, फॉलिनिक एसिड। फॉलिनिक, इसको हम कभी कभी ल्यूकोवेरिन भी बोलते हैं, तो थोड़ा ज्यादा यूज करते हैं एक साथ, इसलिए इसको रेस्क्यू नाम दे देते हैं। ये याद रखना कि मीथोट्रेक्सेट का एंटीडोट क्या है, ल्यूकोवेरिन रेस्क्यू या फॉलिनिक एसिड। मतलब ये ग्रोथ करवाता है। मीथोट्रेक्सेट की वजह से बॉडी में जो हार्मफुल इफेक्ट होता है, कई बार मीथोट्रेक्सेट की टॉक्सिसिटी हो सकती है ना, क्यों नहीं हो सकती भाई, ड्रग है, मेडिकल है, पीसीएम की होती है। अरे नींबू पानी की एलर्जी होती है लोगों में, होती है नहीं होती, सच में होती है, कौन कहता नहीं होता है, मैं कह रहा हूं होती है। खाने से होती है, खाने से एलर्जी, गेहूं से एलर्जी होती है बेवकूफों, सीलिएक डिजीज है, होती है नहीं होती, राई से होती है, ओट से होती है, बार्ले से होती है ना। किसी से भाई पानी से एलर्जी होती है लोगों में, तो फिर ये तो केमिकल है। तो मीथोट्रेक्सेट का एंटीडोट फॉलिनिक एसिड या ल्यूकोवेरिन रेस्क्यू, बेड साइड रखना। छोड़ो। अब मैनेजमेंट दो तरीके से, या तो ट्यूब रप्चर, या तो का मतलब इफ, या तो नॉट रप्चर, या तो नॉट ट्यूब नॉट रप्चर। ऑनलाइन वाले सोच रहे हैं या तो क्या होता है, साल्पिंजिक एक्टोमी लग जाता है, उसको बोलते हैं रिमूवल। जैसे अपेंडेक्टोमी, मेस्टेक्टोमी, कोई भी एक्टोमी लग जाए, ECTOMY एक्टोमी, उसको बोलते हैं काटना। ट्यूब को, अंदर कोई भी ऑर्गन है उसको सर्जिकली रिमूव कर लेना। अब निको कैसे करोगे, खोल के करोगे पेट को, ऐसे कैसे बोल लेप्रोस्कोपी, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ, ठीक है ना। मतलब साल्पिंजेक्टोमी। और अगर इफ फैलोपियन ट्यूब को हिंदी में क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, इफ फैलोपियन ट्यूब नॉट, तो हम क्या करेंगे, पेट खोलेंगे, पेट्रोनियम खोलेंगे, साल्पिंजोस्टोमी। क्या करेंगे, साल्पिंजो, एक्टोमी नहीं है, ऑस्टोमी है। ऑस्टोमी का मतलब है उसको खोल के उनमें से जो पार्ट है उसको निकाल के वापस स्विचिंग कर देंगे, इसमें फीमेल वापस प्रेग्नेंट हो सकती है। समझ में आई बात। तो ट्यूब रप्चर नहीं होने का बेनिफिट है, वापस फ्यूचर में प्लान कर सकते हैं। साल्पिंजोस्टोमी, इसका मतलब टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हाँ जी, समझ में आया। साल्पिंजेक्टोमी, साल्पिंजोस्टोमी, यस। मैं आगे बढ़ सकता हूँ, आप कुछ भी करो, साथ साथ लिख लेना चाहिए, इतना टाइम नहीं है, मिनट बचे 9। मिटा दो, मिटा दिया। अब सुनना, अब सिर्फ ज्ञान है, कुछ मिनटों का ज्ञान है। देखो पहला, प्लीज लिसन, मीथोट्रेक्सेट ये फॉलिक एसिड का एंटागोनिस्ट है, तो समझ में आ गया आपको, एंटीडोट लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं बेवकूफ लिखा रहा था। मीथोट्रेक्सेट एक एसिड है जो फॉलिक एसिड के उल्टा काम करती है, ठीक है। ये अर्ली एक्टोपिक प्रेगनेंसी में देते हैं, जिससे कि सर्जरी की जरूरत ना भी पड़े, कई बार पता चलते ही दे दो तो अंदर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट हो जाए। लेप्रोटोमी करना पड़ सकता है, अगर ट्यूब को रिपेयर करना, मतलब पेट को खोलना पड़ सकता है कुल मिला के, बाद में अगर करना पड़ा तो। अब क्या है, साल्पिंजोस्टोमी, साल्पिंजोस्टोमी ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ फोटो ऐसे ही है। अगर ट्यूब रप्चर नहीं है तो क्या करते हैं, साल्पिंजोस्टोमी। समझ आई बात, बाद में लिख लेना, कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ। और क्या क्या, एक होती है ओवेरियन ट्रेनिंग, वो बाद में लिखेंगे, पहले ये लिख लो, तुम गालियां दोगे नहीं। यही तो है भाई, लिख के कुछ है नहीं, मेरे हिसाब से कुछ है नहीं, मैं इसमें वही लाइन है, पेट को खोलना, फोलिक एसिड का उल्टा एंटीडोट, वो क्या बोलते हैं मीथोट्रेक्सेट, नई चीज कुछ नहीं है। पर कुछ लोगों को वही लाइन चाहिए होती है बेवकूफ, कुछ लोग लिख रहे हैं बेवकूफ। बताओ, क्वेश्चन जो मैं हाथ से लिखूंगा ना वो आएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन देता हूँ ना एम्स में, हाथ से लिख के देता हूँ, बुक में से नहीं। कभी भी हाथ से लिखा हुआ भी कभी भी देख लेना, कोई भी क्वेश्चन आया हाथ से लिखा हुआ आया है, आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना, जो हाथ से लिखा है वही आया है। हाँ, हम नहीं देते, हमारी क्या हैसियत पेपर देते हैं, बट इतना पता है कि पेपर बनता कैसे, इसीलिए हम देते हैं, और कौन देता है, देते हैं, इसमें क्या है। तो आपको दे दो, फिर पंगा हो जाएगा ना। ये भी पता चल गया साल्पिंजोस्टोमी क्या है, कुछ लोग लिख रहे थे, मैं कुछ भी मजाक करूँ, इसको रियलिटी मत लिया करो, पेपर हम नहीं देते, आप सच में मान लो कि पेपर यही देते हैं। हम कौन है, हम मर के ऐसे हम पेपर देते हैं, ये मजाक करते हैं, इसको है ना थोड़ा ऐसे चिल, बट रियलिटी यही है कि हम देते हैं। विश्वास नहीं हो तो पुराना पेपर देख लेना कभी भी, और उससे पहले की क्लास देख लेना। आगे बढ़े, ये हो गया साल्पिंजोस्टोमी। अगर रैप्चर नहीं है तो ये तो मैं लिखने नहीं दूंगा, क्योंकि ये तो मैंने लिखवाया था, रैप्चर नहीं है तो क्या करेंगे। अब दो चीजें बच गई, कई बार ओवेरियन प्रेगनेंसी भी होती है, उसमें कौन सा क्राइटेरिया यूज करते हैं, स्पिल्डबर्ग क्राइटेरिया। क्या होता है, अब सुनो, व्हाट इज, ओके स्पिल्डबर्ग, पता क्या नाम है, स्पिल्डबर्ग ऐसा ही नाम है। ये क्या होता है, सुनो, जिस साइड की ओवेरियन प्रेगनेंसी है उसके अपोजिट साइड ओवेरी एकदम सही है, तो ये लिखा हुआ है, ट्यूब ऑन द अफेक्टेड साइड मस्ट बी इंटैक्ट। देखो ये यूट्रस, ये फैलोपियन ट्यूब,
ये ओवरी, प्रेगनेंसी कौन सी ओवेरियन, तो ये डैमेज हो गया, इसकी क्या दिक्कत होगी, सेम साइड की फेलोपियन ट्यूब तो एकदम ओके है, अपोजिट साइड की भी ओके, बस दिक्कत किसमें आ रही है, तो इसके स्पिरिट क्राइटेरिया के कुछ रूल है, ट्यूब ऑफ अफेक्टेड साइड मस्ट बी इंटैक्ट, ट्यूब में कोई दिक्कत नहीं होती ओवेरियन प्रेगनेंसी में, स्पिरिट क्राइटेरिया क्या होता है, हो सकता है ऑल ऑफ द अबव में आ जाए, हो सकता है एक्सेप्ट में आ जाए, तीन चीजें हैं, तो चांस ये है कि ऑल ऑफ द अबव में भी आ जाए, चांस ये है कि एक्सेप्ट में भी आ जाए, दूसरा गेस्टेशन सेक मस्ट बी इन द पोजीशन इन द ओवरी, ये तो पता ही है ओवेरियन का मतलब ही क्या है, हाँ ओवरी के अंदर है गेस्टेशन सेक, तीसरा गेस्टेशन सेक इज कनेक्टेड टू द यूट्रस बाय ओवेरियन लिगामेंट, सीधी बात है ओवरी के अंदर है तो ये किससे कनेक्टेड होगा, ओवरी ओवरी और यूट्रस के बीच में जो लिगामेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, ओवेरियन लिगामेंट, तो ओवरी और यूट्रस के बीच में जो गेस्टेशन सेक है वो किससे कनेक्टेड होगा, ओवेरियन लिगामेंट, पढ़ा था एनाटॉमी में, ओवरी और यूट्रस के बीच में जो लिगामेंट होता है उसको ओवेरियन लिगामेंट बोलते हैं, तो स्पिरिट का क्राइटेरिया क्या है कि ओवरी में प्रेगनेंसी होगी, ट्यूब रप्चर नहीं होगी और दोनों का कनेक्शन ओवेरियन लिगामेंट से होगा, इस तीनों क्राइटेरिया को स्पिरिट क्राइटेरिया बोलते हैं और ये ओवेरियन प्रेगनेंसी में दिखता है, क्वेश्चन क्या आ सकता है, ऑल आर द क्राइटेरिया ऑफ ओवेरियन प्रेगनेंसी इंक्लूडेड ऑल एक्सेप्ट, एक ऑप्शन जोड़ देंगे अफेक्टेड साइड ट्यूब रप्चर्ड, वो गलत हो जाएगा, हो सकता है ना गलत, तो मेरे जैसा कोई खिसका हुआ होगा तो क्वेश्चन बना लिया ऐसे बाय चांस। अब एक और बच गया सर्वाइकल प्रेगनेंसी, फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी फिनिश है, समझ नहीं है, हाँ समझ गया इसको, इधर 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 ध्यान देना, लिखना मत, फिर समझ नहीं आया नहीं समझ आया, मेरा गला खराब होने क्या फायदा, ज्यादा पढ़ाते हैं ना उसको दो प्रॉब्लम होती है पता है, वेरिकोज वेन और रमेश सर ने पढ़ाया होगा ना लैरिंक्स कैंसर के रिस्पेक्टर, लैरिंक्स कैंसर के रिस्पेक्टर ज्यादा पढ़ाते हैं ना फिर उसकी आवाज हो जाती है घोड़े जैसी, ओ लैरिंक्स कैंसर का क्लासिकल साइन क्या है, हॉर्स में क्या होता है नहीं होता, लैरिंक्स कैंसर का क्लासिकल साइन है हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, एक्सेसिव बोलने से, हाँ मतलब वही क्या होता है, तो जो सिंगर होते हैं और जो ये टीचिंग लंबी लंबी क्लासें लेते हैं एक टाइम बाद में उसका तो रहता है रिस्क रहता है, तो रिस्पेक्ट रहता ही है, तो इसलिए प्लीज इतना चिल्लाओ, मैं पता चले कल के दिन बोलना चाहूँ बोल नहीं पाऊँ, अंदर भरा हुआ स्पिरिट क्राइटेरिया, और सोचो सबसे बुरी इस दुनिया की फीलिंग है आपको सब कुछ पता है आप बोल नहीं पा रहे हो, इससे बुरी फीलिंग कुछ नहीं है, आपको सब कुछ पता है अच्छे से पता है, टॉपिक प्रेगनेंसी 5 मिनट में पढ़ा सकते हो लेकिन पता चले आप बोल ही नहीं पा रहे हो, आपकी फीलिंग गई, कितना बुरा लगेगा, इतना मैं चिल्ला रहा हूँ तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, सोचो मैं गला दांव पे लगा रहा हूँ तुम्हारा, ओवेरियन प्रेगनेंसी क्या होता है, ये क्या है ओवेरी, ये कौन है फैलोपियन ट्यूब, ये कौन है स्पिरिट क्राइटेरिया क्या होता है मैम समझ में आएगा, ओवेरियन प्रेगनेंसी का मतलब ये है गेस्टेशनल सेक, गेस्टेशनल सेक आ रहेगा ओवरी में, 3 नंबर क्राइटेरिया ये था, एक नंबर ये था कि ट्यूब रप्चर नहीं होगी, ट्यूब रप्चर ओवरी और यूट्रस के बीच में कौन सा लिगामेंट होता है ओवेरियन, तो ये इसके और इसके बीच में कनेक्शन किसके थ्रू होगा ओवेरियन लिगामेंट, इन तीनों को बोलते हैं स्पिरिट क्राइटेरिया, समझ में आया, ट्यूब रप्चर नहीं होगी क्योंकि ट्यूब में कुछ है ही नहीं, तो गेस्टेशनल सेक कहां है ओवरी में, तो हो गया ओवरी में गेस्टेशनल सेक है, दूसरा साइन, तीसरा तो ओवेरियन लिगामेंट से कनेक्शन रहेगा, अब करना क्या है, इसका मैनेजमेंट कैसे करें, निकालना पड़ेगा पूरा इसको और इसको दोनों को, तो इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है, हाँ फिनिश बैठा तो बाहर ये लिखा हुआ नीचे, डेफिनेटिव सर्जरी क्या है, साल्पिंजो ऑफरेक्टोमी, फैलोपियन ट्यूब की सेम साइड की और ओवरी भी निकालेंगे, अरे तो अफेक्टेड नहीं है इस साइड की ओवरी निकाल दोगे तो फैलोपियन ट्यूब का क्या करोगे, इस साइड की फैलोपियन ट्यूब का करोगे, ये क्या काम की गई भाई, फैलोपियन ट्यूब का काम क्या इस साइड वाली, क्यों फालतू का ऐसे रिस्क लेना फ्यूचर में, क्यों कोई मतलब ही नहीं है भाई, कनेक्शन हटाओ ना भाई, भारत पाकिस्तान के बीच में लेन देन बंद करो ना, बॉर्डर गदर एक प्रेम का था नेक्स्ट टाइम, फिर अरे अजय तो बचा हुआ आपने मेरा टाइम खा गया आप, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, वो तो ले ही रहा हूँ रे, 4:59 मैं आ रहा हूँ वापस, आ रहा हूँ आप भी चाय पी लो, समझ में आ गया ना, नेक्स्ट 2 घंटे की क्लास में आओ खान साहब, खान साहब को ऑनलाइन वाले सब जानते हैं, सब ऑनलाइन वाले ए टू जेड जानते हैं, मैं कभी क्लास लेना तो बोले सर एक बार खान साहब से हेलो करवाओ, और ये खान साहब की एक सबसे खास बात ये छुपा रुस्तम है, ये दिखते नहीं है पूरी क्लास सुनते हैं, और मैंने बोला था ना कि 1 लाख रुपए मांगे वो, तो खान साहब सब पूरी बातें सुन ली पूरी, मेरे को बच्चों को पागल बना दे, बच्चों से पैसे लेना चाह रहे हो, बच्चों के पास पैसे कहा, मैंने कहा मैंने कब मांगे इनसे, तो नहीं ये आपका बहाना है कहने का, पागल बात कर रहे हो क्या, खान साहब बहुत